Everyone, good morning. Everyone, good morning. Okay. देखो, आज से फिर 7 दिन के लिए 7 लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे लाइव दे रहे हैं। जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं महाराष्ट्र के गांव से, टिपिकल विलेजेस से, जहाँ पे कोचिंग क्लासेस अवेलेबल नहीं है, वहां से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग ये 7 दिन में 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे लाइव देने वाले हैं। आज पहला लेक्चर है। लास्ट मंथ में हमने 9 लेक्चर्स प्रोवाइड किए यूट्यूब पे, जिसमें अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर सीखा आप लोगों ने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या था नंबर, सीरियल नंबर? चैप्टर नंबर 7, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पूरा समझ गए आप लोग? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स, समटाइम्स 5 मार्क्स, और इट कुड बी 5+2। ऑब्जेक्टिव का भरोसा नहीं। फॉर्मेट आया, स्पेसिमेन आया, 5 मार्क्स का आ सकता है, या 2 मार्क्स में एक एक मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। प्रॉब्लम विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं? 2 टाइप्स के। वन इज सिंगल ड्रॉर एंड सिंगल ड्रॉइंग, एंड द अदर इज सिंगल ड्रॉर एंड मेनी। ये सब हमने पिछले 20 दिनों में सीखा। बैच हमारा शुरू हुआ था 9 अप्रैल, गुड़ी पड़वा को। 20-21 दिन में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट किया, क्योंकि शुरुआत में हम थोड़ा स्लो जाते हैं, इसलिए आराम से स्लो ग्रेजुअली सीखा आपने। मैथ्स के अंदर भी आपको 3 से कितने टॉपिक्स हुए मैथ्स में? 3। हाँ, 3 चैप्टर्स मैथ्स में सिखाए गए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो यहाँ पर ऑफलाइन है अंधेरी ब्रांच में और यूट्यूब पे लाइव है, आज के लेक्चर का थोड़ा एजेंडा देख लीजिए। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे इन टुडेज लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है 3 पार्ट्स में। जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। ये 7 दिन के लेक्चर्स में आपको एक चैप्टर सिखाया जाएगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है तो उसका इंडेक्स सामने रखो, और इंडेक्स में देखिए चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 8? कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये 7 दिन में, ये 7 लेक्चर्स में, ये इश्यू ऑफ शेयर्स नाम का टॉपिक है। बार बार हम कंपनी अकाउंट्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सीधा इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। कंपनी अकाउंट बहुत बड़ा अकाउंट है। आगे आप प्रोफेशनल पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो कंपनी अकाउंट्स कितना वास्ट है पता चलेगा। ये तो महज उसका 10% भी नहीं है। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये 7 दिन में पूरा इश्यू ऑफ शेयर्स आपको सिखाया जाएगा। और इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म होने के बाद इंडेक्स में देखिए चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। 7 लेक्चर्स के बाद हम जब शुरू करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। लेकिन क्या है, फाइनल अकाउंट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। आप लोग एफआईजीसी में पढ़ के आए। एफआईजीसी में किसका फाइनल अकाउंट्स पढ़ा आपने? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सोल ट्रेडर। द बिजनेस विच इज owned, managed and controlled by a single person is called as sole trading concern. FYGC OCM में चैप्टर नंबर 4 था, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इन सारे फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। सबसे पहला था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लास्ट ईयर आपने सोल ट्रेडर के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो सोल ट्रेडर के बारे में पढ़ने के बाद आपने पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ा। तो इस साल, लास्ट ईयर आपका सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स था, इस साल आपका पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, 7 दिन के बाद हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे। लेकिन फाइनल अकाउंट शुरू करने से पहले कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस है यूट्यूब के जो आपको देखने हैं, जिसको लेकर पिछले 10 दिन से मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देते आया हूं। तो सबसे पहले आगे के इंस्ट्रक्शन दूंगा। शुरू करेंगे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत जल्द, थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1। सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेकिन उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे अकाउंट्स, टाइम बचाएंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसके बारे में कुछ यहाँ पर राइट साइड पे लिस्ट है, पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, ध्यान से सुनना। जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करके आना। सेकंड, फिर हम स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8, क्या नाम है जिसका? कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। उसकी आज शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पर 15 स्मार्ट पॉइंट्स है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। सबके पास A4 साइज की नोटबुक होगी। जिस बुक में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया गया है उसी बुक को आप इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए कंटिन्यू करें। लेकिन फाइनल अकाउंट्स के लिए अलग से एक नोटबुक बनाइए, सेपरेट नोटबुक। फाइनल अकाउंट्स में के नोटबुक में सिर्फ फाइनल अकाउंट्स चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में आपकी एक नोटबुक, कम से कम एक नोटबुक पूरी भरने वाली। वी आर गोइंग टू सॉल्व अराउंड 40 प्रॉब्लम्स, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेंदी है। अगर बच जाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स के बाद जो टॉपिक करेंगे वो उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। इट विल बी प्रोबेबली एनपीओ। एनपीओ क्या? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते
तो पहले इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, और उसके बाद यानी अकाउंट्स में दो चीजें हैं, दो चैप्टर्स आपके पैरेलल चल रहे हैं, एक चैप्टर नंबर 1 और दूसरा चैप्टर नंबर 8। ये दोनों के बारे में जानकारी मिलने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको। उसके बाद मैथ्स का लेक्चर होगा, रितु मैम आएगी आपको पढ़ाने के लिए। ओके, और रितु मैम आपको पढ़ाने वाली है मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है मैथ्स 2, वो मैम आके आपको डिटेल्स देंगे। ठीक है, आई एम एन एसपी स्टूडेंट, मुझे खाली इतना पता है 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 7 शुरू होगा। चैप्टर का नाम क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंस। तो वो बाकी डिटेल्स आपको मैम दे देंगे। और मैथ्स के लिए क्योंकि अलग से नोटबुक बनाई होगी, तो मैथ्स के नोटबुक में क्या लिखना है वो सब कुछ मैम आपको। ठीक है, ये 3 बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट चैप्टर नंबर 1। देखिए, अभी जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक आपको नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखना है बोर्ड पे जो लिखा है। आई होप सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके, तेरे को तो सुनाई देगा ना, आगे बैठा है। मैं लास्ट वाले को पूछ, लास्ट में। देखो, ये जो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंट्स का, उसको 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम पढ़िए एक बार फिर से, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। यानी इसको 2 पार्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो ऑलमोस्ट वही है जो आपने एफआईजीसी में पढ़ा। डज एनीवन रिमेंबर द एक्ट एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया? नॉट एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका सेक्शन 4, उसमें पार्टनरशिप का डेफिनेशन था। पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। सुना होगा। फिर पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, वो सब पढ़े होंगे। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल होती है, पढ़ा होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट सेम है। फिर नॉमिनल पार्टनर, फिर माइनर पार्टनर हुज एज इज बिलो 18 इयर्स, सब पार्टनर कई तरह के, पार्टनर बाय एस्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स सब कुछ पूरा थियरी एफआईजीसी में पढ़ के आए, लेकिन एसवाईजीसी में ज्यादा थियरी नहीं। तो चैप्टर को 2 पार्ट में सीखना है। एक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड थोड़ी बहुत थियरी है, और सेकंड पार्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो इसलिए चैप्टर का पूरा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड। इस चैप्टर को लेकर हमने यूट्यूब पे 32 वीडियोस बनाए। कितने वीडियोस? 30। और ये 32 वीडियोस आपको देखने हैं स्टेप बाय स्टेप। और इनको देखने के बाद यहाँ पर जब हम लाइव लेक्चर में फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे, तो आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो भी 32 वीडियोस बनाए हैं उसको लेकर, उनको लेकर स्क्रिप्ट भी लिखा है। 40 पेजेस का स्क्रिप्ट है ये, जिसमें हर एक फॉर्मेट को लेकर इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंस्ट्रक्शंस है, ये सबको मिल चुकी है यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वो कुशल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके उसमें फ्री मटेरियल में सर्च करेंगे तो ये 40 पेजेस के फाइनल अकाउंट्स के नोट्स उनको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब ये 40 पेजेस मैंने लिखे थे, एंड दीज 40 पेजेस आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट। क्योंकि आप टेक्स्ट बुक देखें या कोई भी बुक देखें, उसमें इतना हर चीज छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स, जो लोग पढ़ रहे हैं पिछले 20 दिन से उनको आइडिया आ गया होगा। आप लोग ने 40 पेजेस देखे, पढ़े, तो आपने देखा उसमें जो आपको डिटेल्स मिले वैसा आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक या किसी और बुक में नहीं मिलेगा। सो वाइल वॉचिंग दीज वीडियोस आपको ये 40 पेजेस के नोट्स सामने रखने और इन वीडियोस को देखना है। लेकिन क्योंकि हमारा क्लास 20 दिन से चल रहा है और पिछले 10 दिन से मैं इंस्ट्रक्शंस देते आ रहा हूँ इन 32 वीडियोस में से, तो बताइए आप इन 32 वीडियोस में से कितने वीडियोस देख चुके हैं अब तक? 10 वीडियोस आप देख चुके हैं, पार्ट 1 टू पार्ट 10। पार्ट 1 टू पार्ट 10 जिन लोगों ने नहीं देखा है सुन लीजिए, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, 7 दिन के लेक्चर्स के बाद वो हमारे पास कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, तो हम फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे शुरू करेंगे। तो वो फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम उनको तब समझ में आएगा जब ये जो जो वीडियोस देखने के इंस्ट्रक्शंस दिए उनको देख के आओगे। इसलिए सबसे पहले ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मेरी सबको, 7 दिन के बाद फाइनल अकाउंट समझना है तो जो जो वीडियोस के इंस्ट्रक्शन दिए उनको देख के प्रिपेयर है। तो 10 वीडियोस का इंस्ट्रक्शन मैं दे चुका हूँ, 10 पार्ट्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, आई अज्यूम कि देख चुके हैं वाकई में। हाँ, और 40 पेजेस को सामने रख के पढ़ भी चुके हैं, राइट? ठीक है, पता चल जाएगा जब सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा। अभी हाँ हाँ कर रहे हैं, डबल लेक्चर्स होने वाले हैं, सुबह भी लेक्चर होंगे, शाम को भी होंगे, और तब ये वीडियोस देखने को टाइम नहीं मिलेगा। ये हफ्ता सिर्फ मॉर्निंग में लेक्चर है, टाइम निकालो और जिसने नहीं देखा है 10 के 10 पार्ट्स देख लो।
अब ये 10 पार्ट्स में आपने क्या सीखा उसका भी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। ये 10 पार्ट्स देख के आपको क्या क्या पता चला? सबसे पहले पता चला इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, लाइक व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट आर इट्स फीचर्स, है ना, वो आपने पढ़ा। दो पार्ट, पहले दो पार्ट तो पूरा पार्टनरशिप के बारे में ही है, उसमें पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के फीचर्स, और पार्टनरशिप, व्हाई पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज सोल ट्रेडिंग कंसर्न सफर्ड सम लिमिटेशन। सोल ट्रेडर इज अ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, है ना, हिज कैपिटल कैरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड, मैनेजरियल एबिलिटी इज लिमिटेड, इसलिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। वो सब आपको इन वीडियोस में पता चला। और सामने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रखे, उसमें भी मैंने आपको टिक करवाया, सारे इंस्ट्रक्शन 10 के बारे में पहले ही दे चुका हूँ। तो जिन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिले वो 10 पार्ट्स देख के जल्द से जल्द तैयार है। तो आपने सीखा इन 10 वीडियोस को देख के इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, फिर आपने सीखा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, जैसे व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, जब आप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, या तो जर्नल फॉर्मेट में होता है या लेजर फॉर्मेट में, है ना, और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स होते हैं, दो तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं, विजिबल एडजस्टमेंट्स और हिडन एडजस्टमेंट, जिनको सीक्रेट एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं। तो वो आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको पता चलेगा बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, कुछ वीडियोस देख के आपको पता चलेगा फाइनल अकाउंट्स का जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले बताइए फाइनल अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम आएगा वो बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन होगा? पेपर पैटर्न के भी वीडियोस बनाए, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे बोर्ड पेपर, 80 मार्क्स का पेपर। 7 क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन किसमें से होगा? फाइनल अकाउंट्स। कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। और फाइनल अकाउंट्स में से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 4 मार्क्स से, टोटल 16 मार्क्स। पेपर पैटर्न के वीडियोस देखे, जिन लोगों ने नहीं देखे मुझे मैसेज करना, मैं उनको उनके व्हाट्सएप पे उसका लिंक भेज दूंगा। पेपर पैटर्न का और सिलेबस का अलग से हमने वीडियो बनाया, तो उसको देख के उनको आइडिया आ जाएगा। तो 16 मार्क्स फाइनल अकाउंट्स आपको दिलाने वाला है। और फाइनल अकाउंट्स आएगा तो आपको उसके बाद वाला और एक टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अगर इंडेक्स सामने रखा हो तो आपको चैप्टर नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2? अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनपीओ। अगर आपको एनपीओ सीखना है तो आपको फाइनल अकाउंट सीखना पड़ेगा। तो इसलिए पूरा दोनों कनेक्टिंग लिंक है। अगर आप फाइनल अकाउंट सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो आपको एनपीओ समझ में नहीं आएगा। एनपीओ सबसे टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसका क्वेश्चन अनसर्टन है, उसका आंसर अनसर्टन है। समटाइम्स समथिंग डिफरेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन आंसर में, कभी कुछ और बनता है। हर चीज आपको डिटेल में यहाँ पर मैं बताता हूँ, लेकिन आप सुनोगे नहीं। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको घर पे जाके फॉलो नहीं करोगे तो फिर पीछे रहेगा। ठीक है, तो ये 10 वीडियोस देख के आपको इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पता चलेगा। 4 फॉर्मेट सिखाए गए इन 10 वीडियोस में। कौन से 4 फॉर्मेट्स? एफआईजीसी में क्या बनाते थे फाइनल अकाउंट्स? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अभी एसवाईजीसी में भी पूछा जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, लेकिन एक नया अकाउंट आया जो एफआईजीसी में नहीं था, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। तो कब पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, कब करंट बनेगा, वो सारे आपको अलग से 4 फॉर्मेट्स मिलेंगे, उनको देखिए तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज देन आफ्टर लेक्चर यू कैन आस्क मी। मैं आपको डेली प्लान, जो लोग लेट, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है, लेट आए, उनको डेली प्लान देते जाऊंगा। भाई तू इतना देखते जा, तेरे को सब समझ में आए। ठीक है, लेकिन ये हफ्ता अच्छा है टाइम को इन्वेस्ट करने का। टाइम इज मेंट टू बी इन्वेस्टेड, इट इज नॉट मेंट टू बी वेस्टेड। सही, आप लोग ने अगर यहाँ पे वेकेशन बैच में एडमिशन लिया है तो आपका मैथ्स अकाउंट्स कम से कम इतना जबरदस्त हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए कि रेगुलर बैच में आप ये सोचे कि मैं सिर्फ क्लासेस में रिविजन के लिए जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के लिए जा रहा हूँ, और फायदा होगा। और हुआ भी है। कई बच्चे बिलो एवरेज, एवरेज बच्चे अच्छा करते, आप में से तो कुछ बच्चे काफी अच्छा करते, तो वो सोचिए वो और अच्छा कर सकते। So if you are good, you can be better. If you are better, you can be best. If you are best, you can be better than the best. There are always chances of improvements. Improvements के लिए कभी full stop नहीं होता। 25 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज तक संतुष्ट नहीं हूँ। हर बार जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है यार इस साल इस बैच को मैंने बेस्ट पढ़ा, लास्ट ईयर कुछ कम पढ़ा, अगले साल जब बैच को पढ़ाऊंगा मुझे लगेगा इसको ज्यादा अच्छा पढ़ा। बिकॉज वो चीज, वो भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी, जिसका भंडार कभी भरता नहीं, इसलिए कभी भी अगर अच्छा ज्ञान है, अच्छा आपको नॉलेज है, तो उस चीज को लेकर घमंड ना करें, क्योंकि घमंड किसी का नहीं टिकता। सारी चीजें टिकेगी, आपका नाम टिक सकता है, शोहरत टिक सकती है, आपका पैसा टिक सकता है, लेकिन घमंड के साथ ये सब चीजें लोगे तो वो कभी नहीं टिकेगा। इसलिए जितना हो सके ज्ञान को बांटो। जो यहाँ पे सिखाया जाता है, आपके फ्रेंड्स कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्लासेस नहीं कर पाते, तो उनको ये वीडियोस दीजिए या उनको सिखाइए, लेकिन उसके पहले खुद तो सीख लो, खुद को तो कुछ आना चाहिए, है कि नहीं? ओके, तो फॉर्मेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 10वां पार्ट है वो किसके बारे में? 10 स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कितने स्टेप्स? 10। ये 10 स्टेप्स का एक अलग से वीडियो है, और ये जितने भी वीडियोस आपने देखे वो सब कुछ ये 40 पेजेस के स्क्रिप्ट में है। ये 10 के 10 स्टेप्स सबको देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, याद करना है।
एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू विल हैव टू फॉलो दोस 10 स्टेप्स। तो देखा है ना, तो जरा देखिए किसको याद है, कोई बोलना चाहेगा 10 के 10 स्टेप्स यहाँ फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 स्टेप्स। देखा है बोला तो हाँ हाँ बोल के होशियारी मार दिया, जब जब पूछूंगा तो कोई बोलेगा नहीं व्हाट आर द 10 स्टेप। अभी मैं जब बोलूंगा तो सबको याद आएगा। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। सबसे पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ने का और समझने का, नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो अंडरस्टैंड। रीड तो कोई भी कर देगा, साइंस और आर्ट्स वाले को भी बोलो पढ़ लेगा, समझ में आएगा कि उसको। कॉमर्स वाले आपको समझ में नहीं आता उसको क्या आएगा, चल। तो रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के उन आइटम पे डॉट कीजिए जिसपे एडजस्टमेंट है। डॉट करो, टिक करो, स्टार करो, क्योंकि जिस पे डॉट होता है उसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं। FYJC का एक्सपीरियंस होगा सबको। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, ड्रॉ कर देगा फेस टू फेस पेज पे। लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट पेज पे बैलेंस शीट और उसके ऊपर या नीचे वर्किंग नोट पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ठीक है, उसके बाद नहीं, अभी FYJC में नहीं पास करेगा। FYJC में आपको SYJC में पास नहीं करेगा, FYJC में पास करेगा। FYJC का बराबर है, मतलब 12वीं का स्टेप नहीं पढ़ा, अभी भी 11वीं का बोल। हाँ फिर से बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, रीड एंड अंडरस्टैंड। सेकंड, पुट डॉट्स ऑन द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस व्हिच आर हैविंग एडजस्टमेंट। थर्ड, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। फोर्थ, पोस्टिंग। पोस्टिंग कर देगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड फर्स्ट आइटम। सेकंड आइटम परचेज लेस परचेज रिटर्न, इस तरफ सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, ये सबको पोस्ट करने का। प्लांट एंड मशीनरी गोस टू असेट, डेटर्स गोस टू असेट, क्रेडिटर्स गोस टू लायबिलिटी, ये सबका पोस्टिंग करने का। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट। हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट देने का। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट असेट, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन असेट में से लेस होता है। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। पता है ना, सब कुछ FYJC का है, एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दीजिए। छठा स्टेप, अप्लाई द फॉर्मूलाज फॉर बैड डेट्स, डेटर्स, RDD, RFDD, RFDC सुना है कि नहीं, उसका फॉर्मूला अप्लाई करने का। मतलब मेन ये 6 स्टेप्स है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पुट डॉट्स, ड्रॉ, पोस्टिंग, गिव इफेक्ट्स टू एडजस्टमेंट्स, अप्लाई द फॉर्मूला। ये 4 स्टेप्स के, ये 6 स्टेप्स के बाद बचे कितने, 4। वो 4 स्टेप्स से जो 4 अकाउंट्स आपने बनाए, स्टेटमेंट बनाए, उनको क्लोज करो। क्लोज करो, सबसे पहले किसको क्लोज करेगा, ट्रेडिंग को। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करो, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। उसको पार्टनर शेयर कर। FYJC में अलग था, FYJC में सीधा कैपिटल में ऐड होता है, अभी पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जाता है। रेशियो में शेयर करते हैं। रेशियो नहीं दिया होता है तो क्या होता है, वीडियो में देखा है, इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट अबाउट रेशियो इट विल बी इक्वल 1:1। और फिर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके और करंट को क्लोज करके उसका बैलेंस कहा जाता है बैलेंस शीट एंड टैली द बैलेंस शीट। अब ये सब कुछ जितना सारा इधर बोल दूंगा तो फिर फायदा क्या है, इसलिए 10 के 10 वीडियो सबसे पहले देख के रेडी रहो। यहाँ पे जो लोग पिछले 20 दिन से पढ़ रहे हैं उन सब ने ये 10 पार्ट्स देख लिए हैं, ऐसा अज्यूम करके मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो 10 पार्ट्स देखने के बाद टोटल कितने पार्ट्स है बताओ जल्दी, टोटल कितने पार्ट्स बोलने का। कीप योर सेल्फ ऑन एक्टिव मोड। 32 में से कितने देख लिया आपने, 10 बचे कितने, 22 बचे ना। तो 10 के बाद आपको 11 से लेकर 21 ये पार्ट्स नहीं देखने। 10 के बाद 11 आता है ना, लेकिन 10 के बाद आपको 11, 12, 13 से लेकर 21 तक बिल्कुल नहीं देखना है। वी विल हैव टू कीप देम ड्यू, उनको बाकी रखना है। कब देखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली इंस्ट्रक्शन दूंगा, जैसे वीडियोस देखने को बोलूंगा वही देख। जो देखने को बोलता हूँ वो देखते नहीं, और दूसरा अनाप शनाप कुछ भी देखते रहते हो, और फिर बाद में यहाँ के चेहरे पे क्या सीखा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे और चेहरे पे क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं चलेगा। 10 के बाद ये बीच के टोटल जितने भी है वीडियोस उनको बाकी रखना। तो 10 के बाद आज आपको देखना है पार्ट 22 और 23। सो टुडे यू हैव टू वॉच 2 पार्ट्स, पार्ट 22 एंड पार्ट 23। क्यों मालूम है, इसका रीजन देता हूँ। ये 11 से लेकर 21 तक के जो पार्ट्स है ना, इसमें क्या सिखाया, देखिए इसका डिटेल्स सिखाया। इसमें क्या सिखाया, 40 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, इसमें 40 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जिसका स्क्रिप्ट है आपके पास, जिसमें 40 के 40 एडजस्टमेंट्स। प्लस आपको सीखने मिलेगा फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स फॉर डेटर्स, बैड डेट्स, RDD। जो मेरे पास पढ़े उनको फॉर्मूला याद है थोड़ा बहुत। डेटर्स गोस टू एसेट, बैड डेट गोस टू प्रॉफिट एंड लॉस, RDD गोस इनटू द प्रॉफिट। और उसके बाद जब एडजस्टमेंट्स को अप्लाई करो तो सबसे पहले डेटर्स एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट दो। सेकंड इफेक्ट कुड बी एनीवेयर, याद आ रहा है, जो पढ़े उनको याद आ रहा है। और उसके बाद बैड डेट्स, डेटर में से लेस, बैड डेट में ऐड, RDD लेस, ऐड, ये सारी ऐड लेस, ऐड लेस। अभी अगर किसी को पता नहीं है, भूल चुके हो तो डोंट वरी, उसका भी आपको ये पूरा ये जो
वीडियोस मैंने बताया ना 11 से 21 इनको देखोगे तो सब सीखने मिलेगा, लेकिन इनको अभी नहीं देखा तो फिर आपको 22 से लेकर 32 तक क्या सीखने मिलेगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, 22 से लेकर 32 तक कितने पार्ट्स है, तो भी कितने पार्ट्स है, 11। ये 11 पार्ट्स में आपको 11 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीखने मिलेंगे, 11 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आप ये मत सोचिए 11 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कर लिए हमने, 32 वीडियोस देख लिए, फाइनल अकाउंट्स आ गया। इनको देखने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लेके उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये सब एडिशनल प्रॉब्लम्स है जो हमने बनाए हैं, बना बना के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर करके उनको समझा है। तो फाइनल अकाउंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको अलग अलग स्टेजेस में सॉल्व करेंगे। स्टेज 1 है आपका प्रॉब्लम्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्या नाम है? एग्जाम में आता है क्या ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, एग्जाम में क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। लेकिन आपको प्रैक्टिस मिले, किसकी प्रैक्टिस मिले? पोस्टिंग की, ड्रॉइंग की, पोस्टिंग की और कास्टिंग और बैलेंसिंग। इसके लिए मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। उन चारों का नाम है प्रॉब्लम्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। क्या नाम है? प्रॉब्लम्स विदाउट एडजस्टमेंट। सो व्हाट विल बी गिवन इन योर प्रॉब्लम? ओनली ट्रायल बैलेंस, सिर्फ ट्रायल बैलेंस दिया है। तो आपको आज का पहला होमवर्क भी बता रहा हूँ। आज का पहला होमवर्क है, आपको ये लिस्ट है जो 32 वीडियोस का, उसमें से आज के लिए आपको क्या देखना है? पार्ट 22 एंड 23। टोटल कितने प्रॉब्लम्स है? 11। उसमें से पहले 2 प्रॉब्लम्स आपको देखने हैं और सिर्फ देखने नहीं है, एक A4 साइज की नोटबुक अलग से बनानी है। किसी के पास फ्रेश नोटबुक है? हाँ, देखिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये आपकी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इश्यू ऑफ शेयर्स की नोटबुक है, उसमें ये फाइनल अकाउंट्स का कुछ नहीं लिखना है अलग से। अभी आपके पास ये नोटबुक नहीं होगी चलेगा, लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नोटबुक लाए ना। हाँ, क्योंकि ये तो आपका होमवर्क है, तो ये अलग से आपने नोटबुक बनाई। किसके लिए? फाइनल अकाउंट्स के लिए। तो हर एक नोटबुक को नंबर जरूर देना, अकाउंट्स बुक नंबर 1 2, उसके इंडेक्स में जरूर लिखना कि कौन सा टॉपिक उसमें लिखा है। तो ये नोटबुक का ये जो फर्स्ट पेज है ना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। यहाँ पे जब हम यहाँ पर लाइव स्टार्ट करेंगे 7 दिन के बाद, तब यहाँ पे कुछ लिखवाना है मुझे आपको। जैसे ये पॉइंट्स है ना आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं ना हम लोग हर एक टॉपिक के, तो फाइनल अकाउंट्स के कुछ पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो आई एम गिविंग यू ऑल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे कोई कहीं और खो गया है तो फायदा नहीं है उसको। देखो इधर ही है ना बेटा, वेदांत वेदांत इकडे बघ। तो फर्स्ट पेज आप लोग छोड़ देंगे। अब सेकेंड पेज आपका और थर्ड पेज फेस टू फेस है। देखो क्या करना है आपको, कितने वीडियोस देखने हैं आज? 2 पार्ट। तो पार्ट 22 और 23 में आपको 2 प्रॉब्लम्स सीखने मिलेंगे और उन प्रॉब्लम्स का नाम है प्रॉब्लम्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो उन 2 प्रॉब्लम्स को पहले आपको आमने सामने लिखना है। प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखो और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखो, मतलब फेस टू फेस पेज पे आपके क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर, शायद उसमें राम एंड श्याम नाम है पार्टनर्स का, और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2, उसमें शायद सीता और गीता है। तो जो भी नाम मिले, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे दूसरा। देखो इधर देखो, समझ गए? फेस टू फेस पे क्या लिखोगे? क्वेश्चन। और उसके बाद ये 1 एंड 2 लिखने के बाद जो ये फेस टू फेस पेज है, इस पे आपको आंसर नंबर 1 राम एंड श्याम का आंसर, लेफ्ट पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, राइट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल करंट एंड बैलेंस शीट। मतलब फेस टू फेस पे आंसर नंबर 1 और अगले फेस टू फेस पे आंसर नंबर 2। टोटल कितने पेजेस यूज होंगे आपके? 6। क्लियर? क्लियर? ओके। अभी जो आज का पहला इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको लेकर होमवर्क की जानकारी दे दूं। आज का पहला होमवर्क क्या करना है देख सी। टुडेज होमवर्क आपको पूरा 32 वीडियोस का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। किसी को कोई पूछना है डाउट? अगर अभी नहीं पूछना है तो ब्रेक में या लेक्चर के बाद पूछ सकते हो। यानी 10 प्लस आज के 2, टोटल कल तक आपके कितने वीडियोस देख के हो गए होंगे? 12। ठीक है, तो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू वॉच 2 YT वीडियोस टुडे। पहला पार्ट दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है बोलो, क्या जिनको दिख रहा है वो बोलो। पार्ट 22, पार्ट 22 है प्रॉब्लम नंबर 1 विदाउट एडजस्टमेंट, एंड पार्ट 23 प्रॉब्लम नंबर 2 विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सब आपको कॉपी नहीं करना है, आपको जो नोटबुक में कॉपी करना है वो मैं बताऊंगा। जिनको जो दूर बैठे उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको प्रॉपर फोटो मिल जाएगा। जो नोटबुक में लिखना है उसका फोटो ग्रुप में मिल जाएगा या पर्सनल उनके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। एंड सिर्फ देखना नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो राइट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन सेपरेट A4 साइज नोट। तो ये आज का पहला पार्ट खत्म हो गया। समझ में आया सबको? ओके ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 भी मैं खत्म नहीं करूंगा, 10-15 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में, फिर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को सीखना है, अच्छे से सीखना है, क्योंकि आपको पता है 12th में इंडेक्स आपके सामने,
12वीं में पार्टनरशिप से रिलेटेड कितने चैप्टर्स है मैं आपको बताऊं। एक तो पहला चैप्टर उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसके बाद देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ब्रैकेट में क्या लिखा है, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और एक चैप्टर आपको देखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 10 में से 5 चैप्टर्स किस पे बेस्ड है, पार्टनरशिप। इसलिए पार्टनरशिप का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से लेकर व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, व्हाट डू वी हैव टू प्रिपेयर इन द आंसर, और छोटी से छोटी पोस्टिंग। आपको मैंने बीच में पढ़ने को कहा था 30 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स, वो भी ये 40 पेजेस में लिखा हुआ है। 30 इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स लाइक ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, दोनों दिया होता है तो क्या करते हैं, ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, जब अकेला ट्रेड एक्सपेंस दिया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब क्लियर है। सैलरी एंड वेजेस गोस टू प्रॉफिट एंड लॉस, बट वेजेस एंड सैलरीज गोस टू, छोटी छोटी बातें। हालांकि मैंने कहा ना 80% आप लोग FYGC में सीख चुके हो, लेकिन जिन लोगों ने FYGC में ध्यान ही नहीं दिया, बस पास होने के लिए FYGC में पढ़े, पास हो गए, SYGC में आगे 12वीं में आ गए, क्लासेस नहीं किए या किए तो सीरियसली पढ़ा नहीं, उनको भगवान ने, ऊपर वाले ने एक और मौका दिया है इन 32 वीडियोस के थ्रू वो सीखने का। और ये हम चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे कोई लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं है जिनसे हमको लाखों रुपए कमाने मिले। ये थोड़ा सोशल है, क्योंकि हर चीज पैसे के लिए नहीं होती और हर चीज सोशल भी नहीं होती, क्योंकि टीचिंग इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है सोशल होने का, लेकिन उसकी भी फैमिली है, उसको भी घर चलाना है, इसलिए सब कुछ आपको यूट्यूब के थ्रू हम फ्री में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना बेस्ट और जितना हो सके उतना कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको देंगे, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आप लोगों ने तो यहाँ पे एडमिशन लिया, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो बच्चे क्लासेस में नहीं जा रहे उनको कहिए, वो देखेंगे, वो जरूर सीखेंगे और फिर वो आपको सिखाएं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स बिगिन पार्ट टू के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो नई नोटबुक लाई है उसको निकालिए। नई नोटबुक मतलब वही इश्यू ऑफ शेयर्स की, जो लोग नए लोग आए आज उनके पास नई नोटबुक है। इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म किया ना हमने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नोटबुक में जगह है क्या पहले बताइए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नोटबुक में ही जो आपका अगला पेज होमवर्क दिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बोर्ड पेपर्स का लिस्ट दिया। अब तक बोर्ड के कितने पेपर्स हो चुके हैं, बोर्ड के 6 पेपर्स हो चुके हैं, 7वां पेपर जुलाई में होगा। बताओ बोर्ड के कितने पेपर्स हुए। सबसे पहला अक्टूबर 21, ए भाई बीच में मते बोला चले, इधर ध्यान दो। सबसे पहला पेपर कब हुआ था, अक्टूबर 21, उसके बाद मार्च 22, उसके बाद जुलाई 22, उसके बाद मार्च 23, फिर जुलाई 23 और मार्च 24, 6 पेपर्स है। रेगुलर बैच शुरू होगा तो आपको पूरा पेपर सेट का बुकलेट मिलेगा, लेकिन अभी वो पेपर्स आपको कुशल इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगे। नोटबुक का फ्रेश पेज ले लो और नए पेज पे जितना मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको लिखते जाना। ये हेडिंग आपको लिखना है, अकाउंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट तो आपका अकाउंट्स ही है, नोटबुक अकाउंट्स की है ना, सब सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक तो नहीं बनाई ना सबसे। हाँ, तेरी एक ही होगी मालूम है, FYGC की अभी भी चल रही है ना तेरी, तो सीधा लिखो कि 10वीं की, झूठ बोला। लिखो हेडिंग, लिखो चैप्टर नंबर 8 का नाम कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, ऊपर का। सिर्फ चैप्टर का नाम लिखो ऊपर मार्जिन में, फटाफट जल्दी। असल में चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स का एक पार्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स, लेकिन हम लोग इसको अभी बोलेंगे सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, देखो जो लोग अभी YouTube पे लाइव लेक्चर देख रहे वो लोग सबसे पहले ये जो बोर्ड पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग जो यहाँ पे ऑफलाइन में हो उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, उनको फोटो मिल जाएगा ग्रुप पे, जो लोग डेमो के लिए आए उनको पर्सनल नंबर पे फोटो मिल जाएगा। सिर्फ आपको चैप्टर का हेडिंग लिखना है, चैप्टर का नाम बोलो इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स का एक पार्ट है। इसको लेकर टोटल 15 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। ये 15 में से जो 15th पॉइंट है वो शायद आज नहीं हो पाएगा, वो हम कल करेंगे, बट ये 14 पॉइंट्स
आपको कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले जो आपकी नोटबुक है A4 साइज की, उसमें लिख के आना है ऑल 14 पॉइंट्स। और ये 14 पॉइंट्स में पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी कुछ लिखना नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन ऑल 14 पॉइंट्स। टाइम रहा तो 15 पॉइंट्स भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 14 पॉइंट्स में कम से कम आपके 2 पेजेस जाएंगे और 15 पॉइंट जो है उसमें पूरा 1 पेज जाने का। कितना टाइम बचता है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ओके, हेडिंग लिखा? चलो अभी पेन पेंसिल डाउन, चाहो तो पेंसिल बीच में रख के नोटबुक को बंद कीजिए, सिर्फ इंडेक्स को रखिए सामने और जो जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को सामने रखिए और जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको ध्यान से सुनिए। अकाउंट्स चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, इसको लेकर पहले 3 पॉइंट जरा ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ये चैप्टर आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कहां पे मिलेगा? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मिलेगा जीटीबी का। जीटीबी का मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। बार बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं बोलेंगे, जीटीबी। जीटीबी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 309 पे देखो स्टार्ट हो रहा है, चेक करो 309 पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है। सबके पास एक जैसी बुक है या नहीं, ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी के पास अगर कोई किसी और बोर्ड की बुक है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलूंगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक है, तो पेज नंबर 309 पे शुरू हो रहा है और खत्म कौन से पेज पे हो रहा है? देखो 343 टोटल कितने पेजेस हो गए? 35 पेजेस। 35 पेजेस का ये चैप्टर है। ये 35 पेजेस में आप इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी सीखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज सीखेंगे, एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है वो सीखेंगे, व्हाट इज शेयर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, वो भी आपको समझ में आएगा, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज इशूड कैपिटल, व्हाट इज अनइशूड कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब, व्हाट इज अनसब्सक्राइब, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग सीखोगे, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत वास्ट है, उसमें 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स थे, उसमें इतनी थियरी थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था? एवरी लाइन वाज ऑब्जेक्टिव, हर लाइन ऑब्जेक्टिव। इतना सारा हमने टाइम दिया, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, तब जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हुआ। इसको हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि इट इज जस्ट अ पार्ट। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देख लिया, पेज नंबर कंफर्म। इसमें से ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क। बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 1, बोर्ड का पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। 5 मार्क्स के 4। पेपर पैटर्न का वीडियो देखा है, उसमें समझ में आ जाए। तो वो 4 में से किसी भी एक क्वेश्चन में इश्यू ऑफ शेयर में से सिर्फ 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या आएगा जब चैप्टर खत्म होगा? चैप्टर के एंड में सारे ऑब्जेक्टिव्स है वो हम डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन आप सोचेंगे 1 मार्क के लिए कौन इतनी मगजमारी करे, लेकिन एक एक मार्क करके ही जमा होता है। 1 मार्क की वैल्यू उसको पूछो जिसको 100 में से 99 मिले हैं, और उसको नहीं तो कम से कम उसको पूछो जिसको 100 में से 34 मिले, उसके लिए ज्यादा 1 मार्क। ओके, तो फेल होने से बचाएगा ये 1 मार्क, और टॉप करने से, फुल मार्क स्कोर करने से भी बचाएगा। सो एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, एवरी मार्क इज काउंटेड, तो उसको हल्के में नहीं लेने का। हम डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, सबको आ जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स? 1 मार्क्स। प्रॉब्लम के बारे में लिखा है। बोर्ड का पेपर पैटर्न जब एक्सप्लेन किया तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 बताया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। याद है? पेपर पैटर्न याद है किसको? क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन नंबर 2 हाँ एक प्रॉब्लम या तो एडमिशन में से करना है और दूसरा रिटायरमेंट में से। 2 प्रॉब्लम्स आएगा, दो प्रॉब्लम्स में से कोई भी एक। थर्ड, पहला डिसोल्यूशन है और दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, दोनों में से एक का। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, क्या? पहला प्रॉब्लम रहेगा इश्यू ऑफ शेयर्स, चैप्टर नंबर 8, और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंडेक्स में। देखिए चैप्टर नंबर 10, इंडेक्स में देखो चैप्टर नंबर 10, क्या नाम? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इज अ थियरी चैप्टर, पूरा थियरी चैप्टर है। वो भी आपका नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स के साथ पैरेलल चलेगा। मैम आपको पढ़ाएगी पूरा थियरी टॉपिक, क्योंकि अभी पूरा सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखे आप जितना भी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो वो सीखना जरूरी है। तो आपको या तो 8 मार्क्स का एक इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 8 मार्क्स का इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या फिर उसके ऑप्शन में आपको चैप्टर नंबर 10 में से थियरी क्वेश्चन पूछा जाए। What is CAS, computer accounting system, what are the features of CAS, what is the importance of CAS, वो सब थियरी है। सो चैप्टर नंबर 10 पूरा थियरी है और चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स प्रैक्टिकल है। आप बताओ क्या करना चाहोगे? बोर्ड पेपर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क्स का एक प्रॉब्लम है और उसके ऑप्शन में 8 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन है, आप क्या करना चाहोगे?
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे, थियरी में भी मिलते हैं, लेकिन उसके लिए कितना टाइम चला जाएगा और पता नहीं आपको 8 में से 8 मिले हैं, उसकी गारंटी नहीं। पढ़ाया आपको दोनों जाए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर ऑप्शनल टॉपिक आपको ये सोच के पढ़ाया नहीं जाता। इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग दोनों आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। बिल्स ऑफ एक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज किया हमने? बिल्स ऑफ एक्शन भी पूरा डिटेल में पढ़ा है, हम सब जानते हैं बिल्स ऑफ एक्शन किसके सामने आएगा, बिल्स ऑफ एक्शन किसके सामने आएगा, डिसोल्यूशन। तो मैंने ये बोला कि डिसोल्यूशन करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऊपर ऊपर से करते नहीं, हर टॉपिक डिटेल में समझना है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स भी आपको डिटेल में पढ़ा जाएगा, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। जिनका अकाउंट्स एकदम ही वीक है, जिनको एंट्रीज बिल्कुल नहीं आती, तो फिर फायदा नहीं है पहली बात तो पढ़ के, वो दे कैन गो फॉर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। सो प्रॉब्लम विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स? 8 मार्क्स, बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए लिखा है प्रॉब्लम इज ऑप्शनल अगेंस्ट द थियरी क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 10। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर? क्लियर, ओके। अब चैप्टर का नाम एक बार फिर से पढ़िए, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। मैं सबसे पहले आपको पूछता हूं कंपनी क्या है, व्हाट इज कंपनी? तो सबसे पहले हमको जानना है कंपनी का मतलब। हाँ, बोर्ड पे देख के बोलो। कंपनी का मतलब पढ़ चुके हैं ना आप लोग एफआईजीसी में, ओसीएम चैप्टर नंबर 4 में आपने 5 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है। तो उसमें 5वां फॉर्म क्या था? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जो एफआईजीसी में एसपी पढ़ के आए हैं, साल भर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको सीखना है व्हाट इज कंपनी। दीज आर दी एडिशनल पॉइंट्स व्हिच आर नॉट गिवन इन डिटेल इन योर जीटीबी, इसलिए कुछ पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखना है, कुछ पॉइंट्स हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, आपको टिक करना है, ठीक है? तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। उसमें आपने मुझसे पूछा सर सबसे पहले कंपनी का मतलब क्या है मुझे। तो कंपनी का मीनिंग सबसे पहले लिखा है, कंपनी क्या है? तो कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन। कौन सा एसोसिएशन? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के बदले आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी इज एन, व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेटेड? इधर तो कोई देख ही नहीं रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पे कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, इसको खुद को याद है कि नहीं। हमको सिखाने बैठा है। इधर देखो, इधर देखो, कंपनी कौन सा एसोसिएशन है? इनकॉर्पोरेटेड। दूसरा नाम रजिस्टर्ड, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड फर्स्ट। एफआईजीसी में जो लोग एसपी पढ़ के आए हैं, उन्होंने एफआईजीसी में सीखा है हाउ टू स्टार्ट द कंपनी, फॉर्मेशन पढ़ा है कि नहीं? सबसे पहले प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके बाद कमेंसमेंट होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तब जाके कंपनी स्टार्ट होती है। सो देयर इज अ डेफिनेट प्रोसीजर टू स्टार्ट अ कंपनी। लेकिन कंपनी को शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करवाइए? उसका रजिस्ट्रेशन। उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। क्या सोल ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं। पार्टनरशिप का? यस, नो, हाँ, ना। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, लेकिन बाकी स्टेट में ऑप्शनल है। बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड सो दैट डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड। फ्यूचर में झगड़ा हो गया तो रजिस्ट्रेशन करोगे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, अनरजिस्टर्ड फर्म को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। और हम तो महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट, कंपलसरी। वैसे ही कंपनी स्टार्ट करनी है। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक में जो आते हैं प्रपोजल लेके, वो कंपनी फॉर्म करके आते हैं। कौन है फाउंडर, कौन है को फाउंडर? मतलब दे हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कंपनी, नाउ दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। उसमें सीईओ कौन है, कितने शेयर्स किसके पास है, इक्विटी कितना परसेंट किसके पास है। इक्विटी मतलब शेयर, परसेंटेज, वो सब आपको प्रैक्टिकली देखने मिलता है, लेकिन उसको थोड़ा थियोरेटिकली भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है? कंपनी का मीनिंग सुनिए, कंपनी इज एन एसोसिएशन। मैं जो ये मीनिंग बोलूंगा ना, इस मीनिंग में आपको 5 फीचर्स सुनाई देंगे। तो मैं जैसे फीचर आएगा आई विल रेज द फीचर। सबसे पहले, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब registered association. Every company must be registered, which is an artificial person. Which is an artificial person. Company is an, फिर से company is an incorporated association, which is an artificial person created by law. Company is created by law. Which law is applicable in India? Companies Act 2013, Companies Act 2013. It is an incorporated association which is an artificial person created by law, having a common seal. हर कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के पास 2 चीजें होती है, एक होती है कॉमन सील। कंपनी कौन सा पर्सन है? अच्छा, कंपनी छोड़िए, हम कौन से पर्सन है? नेचुरल, वी आर नेचुरल पर्सन। तो क्या हम अपने हाथों से साइन कर सकते हैं सिग्नेचर? यस या नहीं? तो नहीं कर सकते, मेहंदी लगी तेरे हाथ में, क्या हम अपने हाथों से साइन कर सकते हैं? यस। being a natural person we can sign, but company is what kind of person? तो कंपनी को आइए, कंपनी की आइए, मेरा साइन करिए, बैठिए, चाय लेंगे, पानी लेंगे। कंपनी कुछ है क्या हमारी तरह?
उसकी कंपनी क्या हमारी तरह नेचुरल है? नहीं है। कंपनी इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? आर्टिफिशियल। तो कंपनी साइन नहीं कर सकती, तो इसलिए कंपनी का थप्पा लगता है, कंपनी का स्टैम्प लगता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। तो हर कंपनी के पास क्या होता है? कॉमन सील। और दूसरा होता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन? इट्स अ कंटिन्यूअस लाइफ, लॉन्ग लाइफ, कंटिन्यूअस लाइफ। कंपनी इज नेवर अफेक्टेड बाय डेथ, insolvency or insanity of its members. Company has perpetual succession. The life of the company is long. टाटा कंपनी को किसने शुरू किया? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 100 साल पहले जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने दुनिया को टाटा किए हुए 100 साल हो गए, लेकिन कंपनी अभी भी चल रही है। उनका पोता परपोता और अभी उसके बाद रतन टाटा भी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं 85 ईयर्स ओल्ड। अब उनका ग्रेट ग्रैंडसन, पता नहीं कितना ग्रेट ग्रैंडसन या डॉटर्स होंगे जो उनको चला रहे। सो कंपनी हैज बीन वर्किंग फॉर मोर देन 100 ईयर्स, क्योंकि कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है? परपेचुअल। समझ में आ गया? तो अगर आपको पूछे कोई कंपनी का मतलब क्या है, तो क्या क्या बोलेंगे? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये जनरल है, ये जनरल है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा बुक में। क्या लिखा है पता है? द कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। एसपी वालों को याद आ रहा है? एसपी वालों को याद आ रहा है जो पढ़े मेरे पास? लिखा है उसमें the company which is formed and registered under this act or any other previous law, उसको बोलते हैं कंपनी। मतलब वो कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन आपने 2013 के तहत किया उसको कहा जाता है कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी का मीनिंग लिखा है। कंपनी का मीनिंग अभी पढ़ूंगा नहीं, पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ लिया। एक और पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन देन विल हैव ब्रेक। एक और पॉइंट क्या लिखा है? एट प्रेजेंट ऑल कंपनीज इन इंडिया आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय, क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट। हमारे देश में जितनी भी कंपनियां हैं, आप लोग भी पढ़ लिख के, भगवान करे आप सब पढ़ लिख के अपनी अपनी कंपनी खोले। अगर आप कंपनी खोलोगे तो आपकी कंपनी के ऊपर नजर रहेगी कौन से एक्ट की? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। राइट में तो कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। अंग्रेज लोग चले गए, उसके बाद 9 साल तक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट ने बहुत मेहनत की, रिसर्च किया, और सबसे पहला कंपनी का एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ कौन से ईयर में? उसके पहले ब्रिटिशर्स का कानून था, 9 साल बहुत दिक्कत हुई गवर्नमेंट को चलाने में, लेकिन 1956 में सबसे पहला इंडियन कंपनीज एक्ट वाज पास्ड, और ये 56 ईयर्स तक चला। 1956 का एक्ट कितने ईयर्स तक चला? 1956 का इंडियन कंपनीज एक्ट 56 साल तक चला। बताइए 56 साल का पूरे हो गए। 56 से 56 1912। 56 में 56 ऐड करो तो कितना हो गया? 2012। 1912 2012। तो 2012 के बाद कौन सा नया साल आया? 2013 में कानून फिर से आया, नया बनाया पूरा, उसको रिवाइज किया गया। तो अभी इंडिया में कौन सा एक्ट चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। इसलिए आप अगर कंपनी खोलना चाहते हो तो उसके उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, वो सब कुछ एसपी स्टूडेंट्स को एसपी में पढ़ने मिलता है कि उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। इवन वन पर्सन कैन स्टार्ट अ कंपनी। पहले तो वन पर्सन था ही नहीं, प्राइवेट और पब्लिक दो ही था। रिमेंबर द मेंबरशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम, लेकिन वन पर्सन हैज मिनिमम मैक्सिमम 1, जिसको ओपीसी कहते। ओपीसी अभी अभी शुरू हुआ। कितने टाइप्स की कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर कंपनी, वो सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन इन शॉर्ट जो भी कंपनी शुरू करो, मैक्सिमम कंपनीज आर कवर्ड, दे आर गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2030। समझ में आया क्या सबको? ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की। लेट्स हैव ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। ओके, ब्रेक खत्म, ध्यान दो। आपको 2 पेजेस में टोटल 14 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स? 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स मैंने फिर से कहा कि जो लोग, जिनके पास फोटोज नहीं होने वाले, वो ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक लिख लेंगे। और ये जो 15 पॉइंट है, दैट विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। उसके लिए पूरा पेज जाएगा, तो 2 पेजेस पे ये 14 पॉइंट्स लिख के हो जाएंगे, आई होप। ठीक है, कैसे भी करके एडजस्ट कर लेना। और थर्ड पेज पे एक अलग से पॉइंट नंबर 15 होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन। टाइम रहा तो मैं आज ही लिखाऊंगा, नहीं रहा तो 14 के 14 पॉइंट्स लिख के कल तक सबको याद करना है। इसलिए आज का होमवर्क नंबर 2 देखो लिखा है मैंने यहाँ।
आज का होमवर्क नंबर 2 क्या लिखा है? राइट, रीड एंड रिवाइज अकाउंट चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स। पढ़ना इतना स्लो पढ़ोगे लेक्चर पूरा हो जाए। चलो लेट्स कंटिन्यू। एक बार फिर से, व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन incorporated or registered association which is an artificial person created by having a common seal and perpetual succession. So all the companies in India are subject to Companies Act 2013. They must be registered under the act. Okay, previous act था, उसको दिमाग में रखो, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा एक्ट था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो व्हाट इज कंपनी क्लियर हो गया? कंपनी क्लियर हो गया तो हम कंपनी का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और कंपनी का अकाउंट बहुत वास्ट है। उसमें सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं, उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी है, उसमें कन्वर्जन है, उसमें अमालगमेशन है, उसमें फाइनल अकाउंट्स है, उसमें बोनस शेयर्स है, उसमें राइट शेयर्स है, पता नहीं कितने सारे टॉपिक। कंपनी अकाउंट या कंपनीज एक्ट की बुक लोगे तो आपको पता चलेगा कितना वास्ट है। ये आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कितने पेजेस लेता है सॉल्यूशन में? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स 2 पेजेस में हो जाता है, लेकिन कंपनी फाइनल अकाउंट्स 20 पेजेस लेता है, 20 पेजेस। आगे चल के प्रोफेशनल स्टडी करोगे, जैसे सीए फाउंडेशन के बाद इंटर एग्जाम देना चाहते हो या एसवाई बीकॉम में जाओगे, तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जब देखेंगे तो वो तो 3 पेज में हो जाएगा, लेकिन उसके वर्किंग नोट्स मिला के इट विल टेक 15 to 20 पेजेस। इतना वास्ट है, इतने सारे सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उसके अंदर ए बी 1 2 पता नहीं क्या क्या है। अलग से लॉ पढ़ाया जाता है, कंपनीज एक्ट लॉ नाम का अलग से सब्जेक्ट होता है प्रोफेशनल स्टडीज का। तो ये तो महज एक हिस्सा है, और उस हिस्से को भी आप सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत ज्यादा बड़ा जो समंदर होगा ज्ञान का, उसमें कैसे डूबोगे? ये तो सिर्फ एक कुआं है, दिस इज जस्ट अ वेल। फिलहाल हम सब कुएं के मेंढक हैं, लेकिन कुएं का मेंढक कुएं में ही रहेगा नहीं चलेगा, उसको कुएं में से छलांग मार के बाहर जाना पड़ेगा, नदी में जाना पड़ेगा, समंदर में जाना पड़ेगा, मेहनत करके। नहीं तो बस उसी के अंदर घूमते रहोगे। जितना लिमिटेड नॉलेज है उसको लेकर लिमिटेड जॉब मिलेगा, लिमिटेड आवर्स में काम कीजिए, 10 से 6 की शिफ्ट कीजिए, और लिमिटेड 10 15 20 हजार पगार में गुजर बसर कीजिए। पूरी लाइफ स्ट्रगल में जाएगी, सिर्फ आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की और आने वाली पीढ़ी। सो वर्क हार्ड, दिस इज द राइट टाइम टू वर्क हार्ड। सब कुछ इजीली मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, इसके पीछे भागना नहीं है। आसानी के पीछे पीछे भागती दुनिया ये सारी है। सबको आसानी चाहिए, चाहे वो नर या नारी है। आसानी सबको चाहिए, चाहे वो नर या नारी। लेकिन अगर आसानी के पीछे भागोगे, सिंपल के पीछे भागोगे, तो बस सिंपल सी चीज मिलेगी। लाइफ को और अच्छा बेहतर बनाना है अपना, अपने पेरेंट्स का, तो स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, आपका फोन है, सब कुछ रेडीमेड है, आजकल डिजिटल युग है। स्मार्ट, आप सब लोग स्मार्ट लोग हो, आपके जितना तो हमको भी नहीं आता कंप्यूटर्स को लेकर या आईटी को लेकर या फोन को लेकर। लिमिटेड चीजें, थोड़ा बहुत कुछ सीखना होता है तो मुझे घबराहट हो जाती है लैपटॉप में कुछ। ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी मुझे प्रॉपर बैठ के 1 2 घंटा ट्रेनिंग दी मिस ने, मेरे बच्चे ने, तब जाके मैं ये लाइव स्ट्रीम ऑन कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग सब तो 2 मिनट में सीख जाते हो। बट जहां जरूरी है वहां हार्ड वर्क। आप सब कुछ सोचोगे सब इजी हो जाएगा, नहीं चलेगा, इसलिए हार्डवर्क की। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, कंपनी का मीनिंग क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है? साइलेंस। 5 पॉइंट्स हो गए ना। अगला पॉइंट क्या है? ओनर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। मैं आपको शेयर पे लेके जाता हूँ, मैं आपको शेयर पे धीरे धीरे लेके जाता हूँ। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स मिलकर कैपिटल देते हैं। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर्स कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर्स कैपिटल। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल। सो द कैपिटल व्हिच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स विल बी कॉल्ड एज शेयर। आप कंपनी की, आप कोई भी बैलेंस शीट बनाइए, लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम क्या होता है? कैपिटल होता है ऑलवेज। लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हर बिजनेस की 2 तरह की लायबिलिटी है, एक होता है ओनर्स इक्विटी और एक होता है आउटसाइडर्स इक्विटी। तो सबसे पहले पैसा किसको मिलना चाहिए? ओनर। ऑफकोर्स आउटसाइडर्स को पैसा पहले देते, लेकिन हु वर्क्स हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस? ओनर। तो सबसे पहले लायबिलिटी में ओनर्स इक्विटी बताई, उसमें ओनर का कैपिटल आता है, ओनर का रिजर्व आता है, ओनर के जो भी रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, हैव यू हर्ड अबाउट जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो सब उसमें जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। और उसके बाद आउटसाइडर्स लायबिलिटी। हालांकि उसमें भी पूरा कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग टाइप के लायबिलिटीज होती है। सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, प्रोविजंस होते हैं, रिजर्व्स होता है, वो सब आगे पढ़ोगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ 12th इज नथिंग। जो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड है कुछ और ही है। पता नहीं अगले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, सब कुछ रिवाइज हो जाए, बस ये आखिरी मौका है। ये समझ के आप जितने मार्क्स अपने झोली में बटोर सकते हो बटोर लीजिए, क्योंकि अगले साल पता नहीं सिलेबस चेंज हो जाए और आपके पास 6 6 7 7 पेपर्स है। ठीक है, ओके। तो ओनर्स को क्या कहा जाता है? बोलिए एक बार फिर से।
शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स मिलकर जो पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज शेयर। पहले ये समझ में आ गया कंपनी क्या है, कंपनी के मालिक को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मिलकर जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर। अब आते हैं शेयर कैपिटल, ध्यान देना। अब मैं आपको शेयर पे लेके जाता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो व्हाट इज शेयर? शेयर का मीनिंग पूछा जाए तो बड़ा अजीब सा है। शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में है, पढ़ेंगे जब तब देखेंगे, लेकिन जनरल मीनिंग कोई आपसे पूछे व्हाट इज शेयर, क्या बोलेगा? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के शेयर कैपिटल में जो आपका हिस्सा है उसको बोलते हैं शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी मदद से आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। दिख रहा है ना? एक एग्जांपल दिया है, समझो कि एक कंपनी है, उस कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए टोटल 10 करोड़ रुपए चाहिए। कितने हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपया कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल, और वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। ये जो भी हम पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, ये कौन से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे? पब्लिक, प्राइवेट नहीं, वन पर्सन नहीं, पब्लिक। पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है पता है? वैसे तो पूरा डिस्टिंग्विश पढ़ा है आपने, लेकिन कुछ एक दो बातें जो पता हो आप। मेंबरशिप तो बताया आपने, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट। और सबसे बड़ा फर्क है जो मार्केट में शेयर इशू होते हैं ना वो कौन सी कंपनी के होते हैं? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में इशू नहीं करती। हमारे यहाँ पे पार्ले कंपनी थी, अभी तो शिफ्ट हो गई पार्ले कंपनी। पार्ले का लोगो है ना, शिफ्ट हो गई ना पार्ले कंपनी। पार्ले कंपनी कौन सी है, पब्लिक या प्राइवेट? पार्ले कंपनी नाम आएगा तो ऐसे करूंगा एक बार, याद है? बोलो कौन सी कंपनी है? पार्ले कंपनी प्राइवेट। आपको पार्ले कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं मिलेंगे, उसके शेयर्स खाली उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स उसके पास ही। तो जो भी हम पढ़ रहे कौन से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू? पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी हमने शुरू की है या हम शुरू करने वाले हैं, और पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए हमको टोटल शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 10 करोड़ रुपए हमको पब्लिक से कलेक्ट करना। अब पब्लिक को चॉइस दिया जाए कि जिसकी जो शक्ति, यथाशक्ति आप जितने रुपए कंपनी को देना चाहे दे सकते। तो कंपनी सोचती है कि 10 करोड़ हम पब्लिक से कलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इस 10 करोड़ के इक्वल वैल्यू के हिस्से कर देते हैं। सो कंपनी क्या करती है, ये टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड करती है इनटू इक्वल पार्ट्स। तो हमने डिवाइड किया कि हम उसको डिवाइड करते हैं कुछ हिस्सों में। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको जो मार्केट में शेयर इशू करना है वो एक शेयर कितने का इशू करना है। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का होगा। लेट्स अज्यूम द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। हम लोग पब्लिक में ऐसे शेयर इशू करें। आजकल तो डीमैट का जमाना है, पता है ना, ऑनलाइन है ऑफलाइन, लेकिन आपको पढ़ना है ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू। लोग जब शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी उनको क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। ये देखो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, अभी क्या बन गया? ये शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट यू आर द शेयर होल्डर। तो कंपनी जो शेयर इशू करेगी तो वो एक शेयर कितने का होगा? लेट्स अज्यूम कंपनी ने डिसाइड किया द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी 10 रुपीज। 10 करोड़ को 10 से डिवाइड कर 1 करोड़। तो कंपनी ने सोचा कि हम 10 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं, और 10 करोड़ में हम एक शेयर कितने का बेचेंगे? एक शेयर कितने का बेचेंगे? 10 रुपए का। तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 है। इधर ध्यान देने का। क्या कर रहा है फंक्शन, क्या कर रहा है? यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, अगेन पे अटेंशन। और प्रमोशन होगा, जितना ध्यान नहीं देगा प्रमोशन होगा, आगे आएगा। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, फिर आपको भी तकलीफ होगी, दूसरों को भी तकलीफ होगी। पे अटेंशन। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 1 करोड़। यानी कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 1 करोड़। तो मार्केट में 1 करोड़ शेयर इशू करने का अनाउंसमेंट किया जाएगा। उसके लिए कंपनी होर्डिंग्स लगाएगी, इंटरनेट पे पब्लिसिटी करेगी, प्रोस्पेक्टस बांटेगी। यू नो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? आप हमारा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको पैम्पलेट देते हैं ना। पैम्पलेट क्या है? प्रोस्पेक्टस। वैसे ही कंपनी का भी क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। इट इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। उसमें लिखा होगा कंपनी इज गोइंग टू रेज हाउ मच? 10 करोड़। and 10 crore is divided by 10, so each share will carry 10 rupees. So how many shares are going to be issued? 1 crore. लेकिन अगर आपकी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है, ब्लू चिप कंपनी है, आपकी कंपनी मजबूत है, टाटा बिरला जैसी, तो आप 10 की जगह पे एक शेयर 100 रुपए में भी इश्यू कर सकते हैं। आपने डिसाइड किया आपके शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर एक जीरो बढ़ा है तो यहाँ कम हो जाएगा। तो आप कितने शेयर इश्यू कर पाएंगे? 10 लाख। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, हालांकि उसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है कंपनीज एक्ट का, एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कंट्रोल होता है, सेबी का कंट्रोल होता है, स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रोल होता है। तो उसके हिसाब से एक उसका वैल्यूएशन होता है शेयर्स का, और उसके बाद शेयर की वैल्यू तय होती है। बट हम सब कुछ चुटकियों में करते हैं। हमने सब करवा दिया और हमने डिसाइड किया हमारा एक शेयर कितने में बिकेगा? 100 रुपए। 100 रुपए में बिकेगा तो हम कितने शेयर इशू करेंगे? 10 लाख। 10 रुपए में बिकेगा तो 1 करोड़।
तो इस तरह से कंपनी की जो कैपिटल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एंड ईच दैट पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर. सो दैट्स व्हाई शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. अब एक ही वैल्यू को बेस लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेट्स अज्यूम कि हमारा शेयर जो है वो कितने में बिकेगा? 10 रुपए. एक शेयर 10 रुपए में, तो हाउ मेनी शेयर्स कैन बी इशूड? 1 करोड़. हम लोग 1 करोड़ शेयर इशू करने जा रहे हैं. 1 करोड़ शेयर इशू करने जा रहे हैं. एक शेयर कितने का? 10. अब आप में से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आता है, राकेश आता है, ये बोलता है कि सर आई वांट टू सब्सक्राइब. कभी भी शेयर्स खरीदना हो ना तो क्या बोलेगा? आई वांट टू सब्सक्राइब. आई वांट टू परचेज. नहीं, शेयर्स के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? राकेश आके कहता है सर आई वांट टू सब्सक्राइब 1 लाख शेयर्स. इफ ही वांट्स टू सब्सक्राइब 1 लाख शेयर्स तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 1 लाख इंटू 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच शेयर? What is the value of each share? What is the value of each share? 10 रुपया. And he wants to subscribe how many shares? 1 लाख. तो 1 लाख इंटू 10, 10 लाख का चेक उसको देना. और सब कुछ वाइट से होता है. आप नोटों के बंडल ले जाके बोलोगे मुझे शेयर्स खरीदना है, कंपनी भगा देगी. सब कुछ बैंक के थ्रू होता है. और डीमेट है तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है. ऐसा कुछ इवन चेक का भी अभी तो यूज नहीं होता. सब कुछ ऑनलाइन. सब कुछ आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ऑटो डेबिट ऑटो क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे जाएंगे और बैंक अकाउंट में पैसा आएगा जाएगा. वो एक सिस्टम है जो आपको सीखना पड़ेगा. उसके बारे में एसपी में थियरी में आएगा जो हम देखेंगे. ओके, तो अगर ये 1 लाख शेयर्स खरीदना चाहता है, ही विल हैव टू पे 10 लाख. कोई आके बोलता है मुझे 10,000 शेयर्स खरीदना, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख देना पड़ेगा. तो इस तरह से पब्लिक क्या करती है? अप्लाई करती है. और एप्लीकेशन सारे किसके पास आते हैं? कंपनी के पास. और कंपनी डिसाइड करती है किसको शेयर्स दे किसको नहीं दे. और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तब आप एप्लीकेंट होते हो. कौन होते हो? एप्लीकेंट. तब आप शेयर होल्डर नहीं होते. आपकी सारी एप्लीकेशन कंपनी के पास जाती है और कंपनी डिसाइड करती है किसको अलॉट करे किसको ना करे. और एक बार कंपनी ने डिसाइड किया कि हाँ इन जिसने अप्लाई किया सबको दे दो, तो उसके बाद आपके घर पे लेटर आता है. कौन सा लेटर? अलॉटमेंट लेटर. कौन सा लेटर? जिसमें आपको कहा जाता है योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड एंड वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड सो एंड सो शेयर्स. तो अब आप बन गए अलॉटी. क्या बन गए? पहले आप क्या थे? एप्लीकेंट. फिर आप क्या बन गए? अलॉटी. और अलॉटी बनने के 2 महीने के अंदर आपके घर पे शेयर सर्टिफिकेट आएगा. क्या आएगा? शेयर सर्टिफिकेट. और तब आप बनोगे शेयर होल्डर. तब आप बनोगे. तो ये मत सोचना कि आपने अप्लाई किया, कहीं पे फॉर्म भरा, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा तो क्या स्टूडेंट हो गए थे? नहीं ना. 10वीं का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया, तब आप कौन थे? स्टूडेंट थे कि एप्लीकेंट थे? एप्लीकेंट. एप्लीकेशन मंजूर हुई, कॉलेज में बुलाया, फीस भरो, आईडी कार्ड हाथ में आया, तब जाके बने ना स्टूडेंट. तो वैसे ही शेयर होल्डर इतना इजी नहीं है बनना. ओके, समझ गए क्या शेयर का मतलब? समझ गए? तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. हमारे एग्जांपल पे शेयर कैपिटल कितना है? 10 करोड़. ये 10 करोड़ में आपका कितना हिस्सा है उसको बोलेंगे शेयर. और हर शेयर की वैल्यू होती है. शेयर इज शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. आप सोचोगे हम शेयर्स क्यों खरीदें? आप सबके पास पैसा है, आप सोचोगे शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की है. ऑफ कोर्स रिस्की है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू हाई फ्लक्चुएशंस. बीच में तो बुरा हाल हो गया. थोड़ा एक र्यूमर फैल गया, अफवाह फैल गया कि कहीं पे वॉर हो गया या गवर्नमेंट गिरने वाली है, स्टॉक मार्केट क्या हो जाता है? क्रैश. सुना होगा, धड़ाम से नीचे आ जाता. तो उसी तरह से ऊपर भी जाता. तो ये जो अप्स एंड डाउन होते हैं, इसलिए लोग, आम आदमी हम जैसे लोग घबराते हैं. इसलिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू हाई फ्लक्चुएशन. म्यूचुअल फंड के बारे में किसी और दिन बात करें. स्टॉक में, शेयर्स में पैसा. अच्छा, शेयर्स और स्टॉक में क्या फर्क है ये भी बताइए. जब आप पढ़ेंगे तभी स्टॉक वर्ड भी आएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड स्टॉक? शेयर इज अ सिंगुलर एंड स्टॉक इज अ प्लूरल. बहुत सारे शेयर्स आपके पास है तो क्या बोलेगा? स्टॉक. इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है? स्टॉक मार्केट है. मुंबई में 2 स्टॉक मार्केट है, बीएससी, एनएससी. बीएससी का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन दोनों का मतलब, बट इन सब के बारे में तो आपको एसपी में ही पढ़ना पड़ेगा कि एनएससी, बीएससी, उसका वो कब शुरू हुआ, उसके क्या इंडेक्स को क्या कहा जाता है, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, वो अलग अलग उसके इंडेक्स है. वो सब आपको एसपी में पढ़ने मिलेगा. ज्यादा डिटेल में सीखना इश्यू ऑफ शेयर्स तो फिर मैथ्स वाले एसपी में स्विच करेंगे तो ही सीख पाएंगे. या फिर एसपी की बुक लेके सेल्फ स्टडी करो तो आपको और अच्छा सीखने मिलेगा, नॉलेज मिलेगा. वहां पे ज्यादा डिटेल में सीखेंगे. तो शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शेयर्स खरीदते किस लिए? जब मैं पूछता हूँ ना किसी को, ज्यादातर लोगों का जवाब यही रहता है कि आप शेयर्स खरीद रहे हो क्यों. आप शेयर्स खरीदते किस लिए? तो उनका जवाब है बेचने के लिए. शेयर्स खरीदते किस लिए? बेचने के लिए. क्यों? क्योंकि जब खरीदते हैं तो प्राइस कम होता है और जब प्राइस बढ़ता है तो उसको बेच देते हैं. वो तो एक जुआ हो गया भाई. वो तो प्राइस और कम हो सकता है. आपको शेयर्स खरीदना चाहिए इनकम अर्न कर. आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, क्या मिलता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है. एफडी करवा दो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है?
बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं याद है? फिक्स डिपॉजिट और सेविंग, करंट, रिकरिंग। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले। बैंकिंग पूरा डिटेल में आएगा, उसमें सीखेंगे, ओसीएम में आएगा। तो आप बैंक में पैसा रखोगे, क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। लेकिन आप बैंक में पैसा रखोगे तो वो पैसे में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 6 से 8 तक। लेकिन आपको ज्यादा रिस्क लेना है और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा? डिविडेंड। रिटर्न पेबल टू शेयर होल्डर इज डिविडेंड। देखिए अगला पॉइंट, शेयर इज शेयर इन शेयर कैपिटल के बाद क्या लिखा है? कंपनी पेज डिविडेंड टू शेयर। जैसे ही साल खत्म होगा एजीएम होगा। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में पूरे साल भर का हिसाब किताब डिस्कस किया जाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड मिलेगा। ये एक रिस्क। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्क क्यों है? रिस्की क्यों है? क्योंकि गारंटी नहीं है आपने पैसा डाला हो वापस आए। और डाला तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। बैंक में एफडी कराओ, जैसे 6 महीना साल भर हुआ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन डिविडेंड का मिलना श्योर नहीं, बिकॉज डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स। डिविडेंड का पे करना किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। अगला पॉइंट लिखा है कंपनी पेज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और आगे क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, डिविडेंड इज पेड only when company earns profit. Dividend is paid only when company earns profit. No profit, no dividend. ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी हालत कोविड के बाद खराब हो गई। इतनी हालत खराब हो गई कि उनके शेयर होल्डर्स को वो 3-3, 4-4 साल से डिविडेंड दे नहीं पा रहे। शेयर्स की वैल्यू एकदम नीचे आ गई है। द कंपनी इज अबाउट टू कोलैप्स। और इसमें बहुत सारी कंपनी का मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया। आपने सुना है मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन। एक कंपनी को दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है उसको, वो बेचारा मजबूरी में आके कंपनी को बेच देता है। इस तरह से हालत खराब होती भी है। रिस्क तो है, लेकिन जहां रिस्क लेंगे वहीं पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बिजनेसमैन को क्या मिलता है? व्हाट इज द इनकम ऑफ बिजनेसमैन? प्रॉफिट, बट लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया? तो अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज शेयर, तो क्या बोलोगे? शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट इज शेयर कैपिटल? The capital contributed by shareholders. Shareholders कौन? They are the owners of the company. Company कौन? It is an incorporated association which is an artificial person created by law having a common seal and perpetual succession. सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में जितना बहुत ज्यादा एकदम थियरी पे जाएंगे तो वो चलते रहेगा, बहुत वास्ट। लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो 12वीं में पढ़ना है उसके लिए जितना जरूरी है वो मैं आपको बता। आप ये मत सोचिए कि हम सब्जेक्ट से भटक गए। ये जितना जरूरी है वो सब आपको सिखाया जा रहा है। और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें हैं जो नहीं है मेंशन, तो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स के तौर पे लिखवा। ठीक है, अब अगले 3 पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल है और इनको लेकर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कितने मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है? 1 मार्क का। सिर्फ 1 मार्क का सवाल नहीं है, नॉलेज का सवाल है। पे अटेंशन। व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर द शेयर होल्डर? what is the proof that you are the student of your college? ID card. Then what is the proof that you are the shareholder? Share certificate. आपका आजकल तो सॉफ्ट कॉपी होती है, आपको स्लिप मिल जाता है तो वो प्रूफ होता है। लेकिन हम इसको फिजिकल मोड में समझते हैं। ये मोड इतना पॉपुलर नहीं है, हम इसको फिजिकल मोड में समझते हैं। तो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू आर द शेयर होल्डर? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर्स जो कंपनी इश्यू करती है, सुनना ध्यान से, जो कंपनी शेयर इश्यू करती है उसके 2 प्राइसेस होते हैं। हालांकि उसके 3 प्राइसेस होते हैं, लेकिन पहले 2 प्राइसेस के बारे में बताओ। एक प्राइस वो जो सर्टिफिकेट पे छपा हुआ रहता है, प्रिंटेड। द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर और शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू का दूसरा नाम नॉमिनल वैल्यू। क्या नाम? नॉमिनल वैल्यू। और प्रिंटेड वैल्यू, तो प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू सेम। जो शेयर सर्टिफिकेट पे छपा हुआ प्राइस रहता है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर पंकज त्रिवेदी इज द बोनाफाइड होल्डर ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऐसा लिखा है। तो मैं कितने शेयर्स का मालिक हूँ? 1 लाख। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपया। 10 रुपया कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। और कौन सी वैल्यू? नॉमिनल वैल्यू। राइट। लेकिन वो छपी हुई वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन कंपनी ये 10 के शेयर को 20 में भी बेच सकती है, 30 में भी बेच सकती है, 100 में भी बेच सकती है। छपा हुआ कितना है? 10। लेकिन कंपनी इसको मार्केट में 20 में इश्यू करी है, 15 में इश्यू करी है फॉर एग्जाम्पल। कितने में? 15 में। तो कितना ज्यादा ले रही है? उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं? सो देयर आर 3 एग्जांपल्स। आप कोई मूवी देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो थिएटर में, अगर वो थिएटर में आप काउंटर से टिकट लेते हो, काउंटर से, विंडो से, तो जितना टिकट पे छपा है उतना ही पैसा देते हो कि नहीं? आपने 200 रुपए का टिकट लिया, प्रिंट आउट निकला, उस पर 200 रुपया छपा होगा। लेकिन पिक्चर अगर हाउसफुल है, विंडो बंद, तो फिर 200 का 300, 200 का 300, 200 का 300 साइड पे, हाँ, फ्लैट में। बट दैट इज इलीगल। ये जो सीख रहे हो लीगल। 200 का 300, 200 का 300, 200 का 300, और आपने 300 में खरीद लिया उसको।
क्योंकि आपको पिक्चर देखनी है आजकल, वो इंटेंसिटी इतनी हाई रहती है जो जिनको देखना है। ऐसा नहीं कि वेट करे, एडवांस बुकिंग करे, कल वो फिल्म ओटीटी पे आ जाएगी या टीवी में आ जाएगी, नहीं देखना है तो वो 200 का 300 भी देता है। क्यों? क्यों? रीजन बता सकते हो? क्योंकि सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। तो वैसे ही शेयर्स का भी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। जब पब्लिक ज्यादा रहती है ना तो कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ जाता है। 10 का शेयर 15 में, 20 में, 25 में, 10 का 10,000 में भी बिका है तो उसको कहा जाता है इशूड एट प्रीमियम। क्या कहा जाता है? इशूड एट। तो अगर वो ब्लैक का टिकट भी आपने उस बंदे से खरीदा, ओके, देखना आसपास पुलिस वाला ना हो, उसके साथ आपको भी जेल में डालेगा, इलीगल है, बिल्कुल नहीं खरीदेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल तो है भी नहीं, अलाउड भी नहीं है, होता भी नहीं। अगर वो टिकट ब्लैक में भी खरीदा तो उसके ऊपर छपा हुआ तो 200 ही रहेगा। आपने उसको कितना दिया? 300। आप काफी लोग एजेंट से रेलवे का टिकट खरीदते हैं, एक टिकट पे वो एक्स्ट्रा 500 1000 लेते हैं। वो क्या लिखा होता है उस पर? तो जो छपा हुआ है वही है, टिकट पे प्रिंट होके तो जो प्रिंटेड प्राइस है वही आएगा। तो जो प्रिंटेड प्राइस है उसको कौन सी वैल्यू कहते हैं? लेकिन ज्यादा में खरीदो कि कब? जब सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। रेलवे का भी यही हाल है, सप्लाई कम, डिमांड जब, तो लोग ब्लैक में खरीदते टिकट, या फिर ज्यादा पैसा देके तत्काल में, प्रीमियम तत्काल, किसी कोटा में लेते हैं, ज्यादा डबल ट्रिपल पैसा देके लोग खरीदते हैं क्योंकि वो उसका प्राइस बढ़ते गया। तो इस तरह से शेयर्स कैन बी इशूड एट 3 डिफरेंट प्राइसेस। अगर मैं 10 का शेयर 10 में इशू करूँ ना तो उसको कहा जाएगा इशूड एट पार। बोलो, ये आता है ऑब्जेक्टिव में, आता है शेयर ऑफ ₹10 इशूड फॉर 10, इट इज कॉल्ड एज इशूड एट। अच्छा, 10 इज ओनली एग्जांपल। शेयर ऑफ ₹100 इशूड फॉर 100, इशूड एट पार, इसको भी पार। शेयर ऑफ 20 इशूड फॉर 20, पार। तो पार का मतलब जितना छपा है उतने में इशू कर देगा। लेकिन अगर 10 का शेयर 15 में इशू किया तो प्रीमियम। और प्रीमियम पे कब इशू होता है? जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, कंपनी का डिमांड ज्यादा है, लेकिन कंपनी की हालत खराब है या कंपनी नहीं है, तो वो 10 का शेयर 9 में, 8 में भी इशू कर सकती है। फिलहाल ये अलाउड नहीं है, पब्लिक इशू में अलाउड नहीं है। एक प्रॉब्लम है खाली हमारे पास बुक में, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना तो अभी अलाउड, क्योंकि ये एक तरह का लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्ट किया जाए कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे करके लोग पैसा इन्वेस्ट करें और बाद में लोग पैसा लेके फरार हो जाते हैं। कितने सारे घोटाले हुए, स्कैम हुए स्टॉक मार्केट में, पता है? अर्शद मेहता का नाम सुना ही आप? स्कैम 92 देखा, जितेन पारेख आ गया उसको। तो इतने सारे घोटाले हुए हैं, इसकी वजह से डिस्काउंट पे जनरली अलाउ नहीं किया जाता है। बट लेट्स अज्यूम, अब वही मूवी की बात करें, पिक्चर फ्लॉप, एकदम घटिया पिक्चर फ्लॉप, आप गए काउंटर पे, वो पूरा बंडल लेके बैठा है टिकट का, कोई खरीदने को आ नहीं रहा है, और किसी ने आते ही बोल दिया पिक्चर फ्लॉप। आप गेट पे आए और आपको खबर मिल गई पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन आपको देखना है, टाइम पास करना है। वहां पे एक बंदा मिला, उसने बोला भाई साहब ये पिक्चर घटिया है, मेरे को देखनी नहीं है, मेरे पास टिकट है 200 की, आप ले लो, मेरे को 150 दे दो। उसको देखनी नहीं है। क्यों देखनी नहीं है? सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, तो प्राइस कम हो गया। आपने कितने में खरीद? आप बोलोगे नहीं नहीं 100 में दे दे, 100 में भी दे दे। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, जो प्राइस छपा है उसी में इशू किया जाए तो पार, जो प्राइस छपा है उससे ज्यादा में इशू किया जाए तो, और कम में इशू किया जाए तो सी द एग्जांपल। शेयर्स कैन बी इशूड एट 3 डिफरेंट प्राइसेस। एग्जांपल, फेस वैल्यू 100 इशू फॉर, सॉरी, फेस वैल्यू 10 इशूड फॉर 10, तो उसको क्या कहा जाएगा? इशूड एट पार। 10 का शेयर 12 में इशू किया, इशूड एट प्रीमियम, और 10 का 9 में इशू किया, इशूड एट। तो ये दो वैल्यू समझ में आई आपको? कौन सी दो वैल्यूज? फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। एक और प्राइस होता है मार्केट वैल्यू। तीसरा वैल्यू कौन सा? मार्केट वैल्यू कब कब होती है? कि वो शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया, सबके पास पहुंच गया, फिर उसको दोबारा पब्लिक बेचने के लिए कहा जाएगा, पता है? स्टॉक मार्केट। शेयर्स को पहली बार खरीदने लोग किसके पास जाते? कंपनी के पास। फर्स्ट टाइम खरीदते हैं आईपीओ, आईपीएल नहीं, आईपीएल नहीं, आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल। सो जिसमें पहली बार शेयर इशू करना होता है ना, उसको आईपीओ बोलते हैं। तो अगर आपको आईपीओ में शेयर खरीदे तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? सीधा कंपनी के पास। कंपनी से आपने खरीद लिए यथाशक्ति। इससे कितने शेयर खरीदे? 1 लाख, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, मैंने 1 लाख, वो सारे शेयर हमने खरीदे। अब ये बात और है कि वो 10 का हमने 10 में खरीदा तो इशूड एट पार, 10 का 15 में खरीदा इशूड एट, कम में खरीदा इशूड एट, लेकिन उनको हम अपने पास रखते हैं। अभी मैंने पूछा, जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ शेयर्स खरीदते कैसे है तो क्या कारण देते? तो मेरा भी यही पर्पस है, आपका भी यही पर्पस है। हमने खरीदा 10 का शेयर 12 में, कितने में खरीदा? 10 का 12 में। अब मार्केट में वो कंपनी बिजनेस करेगी, उस कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। उस कंपनी के फाउंडर्स कोशिश करेंगे, कंपनी के लोग, यार मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स आ जाए ज्यादा, क्योंकि शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। और जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी डिविडेंड बढ़ेगा, 20-20, 18%, 20% डिविडेंड मिल जाता है, बोनस शेयर्स मिलता है, इतना फायदा होता है। तो कंपनी अच्छा कर रही है तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए टूट पड़े। और आप उन शेयर्स को कहां बेच सकते हैं? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट, जहां पर सेकेंड हैंड शेयर्स को बेचा जाता है। सेकेंड हैंड शेयर्स, एक बिल्डिंग का काम चल रहा है आपके बाजू में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसमें आपने फ्लैट बुक किया,
आईपीओ उसकी तरह है। तो पहला फ्लैट, नया फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप बुक करने जाते हो, किसके पास? बिल्डर के पास। और फिर आपने वो फ्लैट खरीदा, आप उस फ्लैट में 10-15 साल रहे, और अब आपको वो फ्लैट बेचना है, तो क्या बिल्डर के पास जाएंगे? नहीं। और किसको फ्लैट खरीदना है उसके पास जाओगे, तो वो सेकंड हैंड प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसके पास जाते हैं? कंपनी के पास। फिर उन उस मतलब शेयर्स को, और उन शेयर्स को बार बार खरीदना बेचना, तो किसके पास जाते हैं? स्टॉक मार्केट के पास। उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? ये तीनों प्राइस क्लियर हुए? अच्छा, मैंने क्या बोला तीसरा, ये मतलब ये दो प्राइस क्लियर हुए? कौन से दो प्राइस? फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस। तीसरा मैंने क्या बोला? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। वो फिर स्टॉक मार्केट में डेली अप्स एंड डाउन होता है ना, जो आप सुनते हैं ना, क्या निफ्टी इतने से गिरा उठा, वो सब कौन सा प्राइस देता है? मार्केट में। उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। मेरे एक क्लोज फ्रेंड को मैंने ऑब्जर्व किया था 90s की, हर्षद मेहता के स्कैम के आसपास की। तो उस बंदे ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 8 रुपए में। कितने में? 8 रुपए। मतलब इशू डेट डिस्काउंट होगा 10 का शेयर। उस कंपनी के शेयर्स के भाव हो गए 8,000। मार्केट इतना ऊपर गया, 8 रुपए के शेयर्स के भाव कितने हो गए? 8,000। मतलब कितना गुना बढ़ गया? 1,000, 1000 टाइम। उसने 1 लाख के शेयर्स खरीदे और जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। बट उसको आ गया लालच। बोले जब 8,000 हुआ तो 10,000 भी होगा, 12 भी होगा। उस भाई ने गोल्ड ज्वेलरी पता नहीं क्या क्या है गिरवी रख के बेच के पैसा डाला, अच्छा खासा पैसा, 40 या 50 लाख रुपए डाला। और सडनली हर्षद हर्षद मेहता स्कैम ओपन हो गया, पकड़ा गया। और स्टॉक मार्केट, शेयर्स के भाव हो गए 2 रुपया, 1 रुपया, धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो ये एक लालच है। यू शुड नो वेयर इज योर लिमिट। आपको पता होना चाहिए भाई मैं कहाँ रुकूं। हर एक इन्वेस्टमेंट में से उसके टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है। अरे कितने सारे चैनल चल रहे हैं आजकल आपको गाइडलाइंस देने। उस वक्त तो नहीं था ये सब। तो प्रॉपर गाइडलाइंस के बिना पैसा नहीं इन्वेस्ट करें। जो एक्सपर्ट्स है उनकी राय लीजिए। बहुत सारे लोग, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है, जिसकी डेथ हो गई? राकेश झुनझुनवाला, ये नहीं, राकेश सिंह। उसकी डेथ हो गई। 5,000 करोड़ की पार्टी थी। इतना पैसा उसने स्टॉक मार्केट में कमाया। ही वॉज अ ब्रोकर। और ब्रोकर क्या होता है? जॉबर क्या होता है? और स्टॉक मार्केट में पता है अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनका नाम लिया जाता है। बुल, बैर। हर्षद मेहता वॉज बिग बुल। स्टॉक मार्केट में जाओगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बुल का स्टैचू, बुल, बैर, फिर स्टैग, लेम डक, ऐसे कुछ नाम वो लोग यूज करते हैं। वो सब एसपी में है वर्ड हम लोग। तो इस तरह से मार्केट्स, मार्केट जो है उसमें हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो शेयर्स के भाव बदलते रहे। ये आएगा समझ में सबको? ये तीनों जो पॉइंट्स है लास्ट के ध्यान में। नेक्स्ट, कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। मुझे बताना, कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है और पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है। ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए तो मैं देता हूँ 2-3 मिनट का, ऐसा नहीं। चलो 2-3 मिनट का ब्रेक, क्योंकि थियरी पार्ट है तो थोड़ा माइंड कभी कभी डाइवर्ट हो सकता है। 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
साइलेंस। 3 का 4 मिनट हो गया। चलो फोन को रख दो साइड पे। डेस्क पे किसी का फोन नजर नहीं आना चाहिए। शेयर्स कैन बी इशूड एट 3 डिफरेंट प्राइसेस, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अब यहाँ पे सब्सक्राइब की बात करें, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, प्रॉब्लम तो ये सब टर्म्स आएंगे उसमें कि इसको पार पे इशू किया, प्रीमियम पे, और ये अंडर सब्सक्राइब्ड है, ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। इन टर्म्स को समझना पड़ेगा। यहाँ से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, ध्यान देना। और ज्यादा नहीं है, कल से ही हमारा शायद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और कल से ही पहला प्रॉब्लम भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना आज ये बताया 14 पॉइंट्स, ये लिख के रेडी रखना है सबको अगले लेक्चर में। एंड ऑफ कोर्स फाइनल अकाउंट्स के 2 प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैंने कहा कि कंपनी शेयर को इश्यू करती है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ और वो कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू करने जा रही है। 10,000 शेयर्स इशू करने जा रही है। कंपनी शेयर्स को, मेरी बात सुनना, कंपनी शेयर्स को इशू करती है और पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। कंपनी शेयर्स को इशू करती है, पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। तो इशूड और सब्सक्राइब का डिफरेंस, उसका पूरा एक चार्ट है, वो भी कल आएगा। पूरा एक चार्ट आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इशूड और सब्सक्राइब का मतलब समझिए। एक कंपनी है, उसने मार्केट में पब्लिसिटी की, होर्डिंग्स लगवाए, इंटरनेट पे पब्लिसिटी की, यूट्यूब पे उसने पब्लिसिटी की, हर जगह पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे। कंपनी इज अ फेमस कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी। उसने अनाउंसमेंट किया कि वी आर गोइंग टू इशू 10,000 शेयर। हालांकि 1000 में बात नहीं होती, लैक्स में बात होती है, बट 10,000 शेयर कंपनी इशू करने जा रही है। पब्लिक में खबर फैल गई, स्टॉक मार्केट में खबर फैल गई, इन्वेस्टर्स को पता चला, अच्छा ये कंपनी, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनी, आपको पता चला इसका इशू आ रहा है। सुना होगा, लोग बात करते हैं इसका नया इशू आ रहा है, और आपको पता चला और आपने डिसाइड किया कि मैं अप्लाई करूंगा। तो कंपनी ने लोगों को इन्वाइट किया कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदी। तो जब किसी को इनवाइट करना है, सुनना ध्यान से, जब किसी को इनवाइट करना है तो उसको इनविटेशन कार्ड देना पड़ता है। इनवाइट करने के लिए क्या देते हैं? इनविटेशन कार्ड। तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। इट इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है, आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, हिस्ट्री, फ्यूचर सब लिखा है, और लास्ट पेज पे फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? आप उस फॉर्म को भर के फिर उसके साथ में एक मनी पे करते हो, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी? एप्लीकेशन मनी। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने बोला 2 रुपए अभी दो, बाकी 8 रुपए बाद में देना। 10 रुपए के शेयर में से अभी कितना दिया? 2 रुपए। तो फॉर्म भर के आपने दिया। इस तरह से आप जैसे कई लोग, पूरी पब्लिक फॉर्म भर के कंपनी के पास अप्लाई करती है और कंपनी के पास वो एप्लीकेशन आती है ढेरों में। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की नहीं। बहुत सारे फॉर्म, जैसे आपने कॉलेज के फॉर्म भर के दिए होंगे, पहले एडमिशन भी ऑफलाइन होता था, ऐसे ढेरों फॉर्म्स लगे होते थे। सारे फॉर्म किसके सामने रखे जाते होंगे? प्रिंसिपल या ट्रस्ट। वैसे ही कंपनी में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कौन है? हु आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। बट मैनेजर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने वो ढेरों फॉर्म्स रखे जाते हैं। कौन रखता है? सेक्रेटरी। कौन रखता है? सेक्रेटरी। बोलता है सर देखिए इतने सारे फॉर्म्स, हमने 10,000 शेयर्स इशू करने का ऑफर किया, और ये जब फॉर्म में हमने टोटल मारा तो सर हमको 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। वी आर गोइंग टू इशू हाउ मेनी शेयर्स? बट पब्लिक हैव अप्लाइड फॉर 15,000। तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब। कंपनी इशू करिए 10,000, लेकिन पब्लिक खरीदना चाहती है 15,000, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। और अगर 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और 10,000 का ही एप्लीकेशन मिला तो उसको कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। क्या बोलते हैं? फुल्ली सब्सक्राइब। और कंपनी इतनी फेमस नहीं है, कंपनी में इतना दम नहीं है, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन 8,000 शेयर की मिली, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। तो ये 3 टर्म्स है, देखिए 3 टर्म्स। इशूड हाउ मेनी शेयर्स, और पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कितना किया? 10,000, तो उसको क्या कहेंगे? फुल्ली सब्सक्राइब। 10,000 शेयर इशू किया, पब्लिक ने कितना खरीदा? 15,000, उसको क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब। 10 इशू किया, पब्लिक ने अप्लाई किया। कंपनी अगर दम नहीं है, इतनी फेमस नहीं है, तो उसके शेयर ज्यादातर अंडर सब्सक्राइब होते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में रिस्क होता है, उसके लिए अंडर राइटर्स होते हैं, वो सब आगे आपको पता चलेगा। अंडर राइटर्स कौन होता है वो सब थियरी में पता चलेगा। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स याद रखिए। जब आप प्रॉब्लम पढ़ोगे ना तो उसमें दिया होगा कंपनी इशू 12,000 शेयर्स बट एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स। इशूड 12,000 बट एप्लीकेशन मिला 15,000, तो आपका कैलकुलेशन 12,000 पे होगा, 15,000, वो आपको समझना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। 10 का शेयर कंपनी ने 12 में इशू किया तो 2 रुपया जाएगा प्रीमियम में, उसके लिए अलग से अकाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। 10 का शेयर 9 में इशू किया, 1 रुपया जाएगा डिस्काउंट में, उसके लिए अलग से अकाउंट होता है। कौन से अकाउंट को डेबिट देंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट देंगे, कितने रुपए से देंगे, वो सबके लिए ये टर्म्स को सीखना जरूरी है। समझ में आ गया? 3 प्राइजेस एंड 3 टाइप्स ऑफ यू कैन से सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे बस 2 ही बचे ना 14 में, आखिरी 2, तो 15 कल सीखेंगे क्या जी? 15 कल कंटिन्यू। मैं भी नहीं बोलता, आप लोग हाँ बोलते तो ही बोलता नहीं, बस एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि इसमें टाइम है। ये आखिरी 2 पॉइंट से ध्यान दीजिए।
अगला पॉइंट है 3 टाइप्स ऑफ शेयर मनी। राकेश, 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 यहाँ देख, ये शेयर है, मैं आपको 10 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ, मुझे बताना, 10 रुपए का शेयर है, मैं आपको 10 रुपए में इश्यू कर रहा हूँ। इशू डेट, इशू डेट पार, 10 रुपए का शेयर 10 में इशू कर रहा हूँ, इशू डेट पार। अब हुआ ये कि मैंने ये आपको इश्यू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, प्रोस्पेक्टस। सुनना ध्यान से, ये कहानी सुनना। प्रोस्पेक्टस, आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ोगे और उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और भी एक्सपर्ट्स होंगे, उनको पूछोगे। और क्रिस्टल एंड केयर नाम की एजेंसी एक ग्रेड देती है, पिक्चर को स्टार मिलता है कि IMDb पे रेटिंग आता है कि, वैसे कंपनी को भी स्टार्स मिलते हैं। क्रिस्टल केयर, स्मेरा नाम की एजेंसी है, दे आर कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग, कि ये कंपनी में कितना दम है, दमदार है कि नहीं, वो भी इसको ग्रेड देते हैं। उनके रिव्यूज पढ़ोगे सोच समझ के, फिर आप डिसाइड करना। तो आपने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया, आप आए मेरे पास, आप जैसे कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं और हम एक शेयर का 10 रुपया देने को भी तैयार है। आपने खाली ये कहा कि हम आपके सारे शेयर खरीदना चाहते हैं और उसका 10 रुपया देने को तैयार है, ठीक है, तो ये तो आपका ऑफर है। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, ठीक है, वी आर सो हैप्पी, वी आर सो ग्लैड कि आप सब आए, आप सबका साथ जरूरी है, सबका साथ कंपनी का विकास। लेकिन आप 10 का 10 रुपया अभी मत दीजिए, आप फॉर्म भर के, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ खाली 2 रुपया दीजिए, 2 रुपीज, बचेगा कितना? और ऐसा कोई रूल नहीं है, कंपनी चाहती तो पूरा 10 रुपया भी मांग सकती थी, लेकिन हम मैक्सिमम पे जाते हैं कि ज्यादा ज्यादा वो पैसा 10 रुपया कितने पार्ट्स में मंगवा सकते हैं, ध्यान देना। कंपनी ने बोला अभी कितना दो, 2 रुपए, फॉर्म भर के उसके साथ पर शेयर कितना, 2 रुपया। 1 लाख शेयर खरीदा ना तू, कितना देगा? 2 लाख। 10,000 शेयर खरीदो आप, कितना दोगे? 20,000। जितने शेयर इंटू इंटू 2 रुपए। 100 शेयर खरीद रहे हो, कितना? 200 रुपए। जितने शेयर इंटू 2, तो जो जितने शेयर के लिए अप्लाई करेगा पर शेयर कितना देगा, जल्दी बोलो? 2 रुपए। जल्दी घर पे जाना है, फटाफट रिप्लाई करोगे, नहीं तो पूरा आगे टाइम डबल जाएगा। कितना पर शेयर मंगाया आपके पास से? 2 रुपया। इसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन सा मनी देते हैं? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के वक्त क्या एंट्री पास होती है, बाद में देख, पहले टाइप्स ऑफ मनी समझ जाओ। एप्लीकेशन मनी आ गया, और वो एप्लीकेशन मनी रोका नहीं देना है, चेक से देना या बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करना है ऑटोमेटिक। तो आप सबने मिलके मुझे बताना, आप सबने मिलके 10,000 शेयर खरीदे और पर शेयर कितना दिया? 2 रुपया। तो कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा है? 20,000। 20,000 रुपया कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया। वो भी एक खास अकाउंट होता है जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। कंपनी वो पैसा वापर नहीं सकती। किसका पैसा है? पब्लिक का। जब तक उनको शेयर इशू नहीं करेंगे वो पैसा यूज नहीं कर सकती, उसके भी सख्त रूल्स है, बाद में देखिए। तो वो 20,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। उसके बाद आप सबके घर पे एक लेटर आएगा और आपको कहा जाएगा सर वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि आपको शेयर अलॉट हो, इसलिए आप सब बन गए अलॉटी। सो फर्स्ट यू वर while applying shares you are applicant, and when your applications are approved and a letter of allotment is sent to you, you become allotee। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हुए होंगे, हो सकता है उनके घर पे रिग्रेट लेटर। कौन सा लेटर? रिग्रेट, सॉरी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अलॉट यू एनी शेयर्स करके उनका 2 रुपया उनको वापस दे दिया है। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किया उनके घर पे कौन सा लेटर जाएगा? रिग्रेट और रिफंड जाएगा। लेकिन जिनको अलॉट हुआ उनके घर पे कौन सा लेटर जाएगा? अलॉटमेंट लेटर। फिर उनको बोलेंगे सर अलॉटमेंट आपने 2 रुपया पे किया ना, अभी हम आपको शेयर्स अलॉट कर दें। क्या गिरा? उठा लो। आपने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, जल्दी बोलो? एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, जल्दी बोलो? 2 रुपया। अब आपको बोला अलॉटमेंट पे सर और 2 रुपया दीजिए, मतलब 2 और 2 4, और 2 रुपया आपके पास मंगवाया गया। उसका क्या नाम है? अलॉटमेंट मनी। क्या नाम है? अलॉटमेंट मनी। तो पहले आप क्या होते हो? एप्लीकेंट। कौन सा मनी पे करते हो? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है, आपके घर पे कौन सा लेटर आता है? अलॉटमेंट लेटर। तब आप क्या बनते हो? अलॉटी। तब आपको और पैसा भरना पड़ता है, उसको कौन सा मनी बोलते हैं? अलॉटमेंट। 2 रुपया दे दिया, बचा कितना? 6 रुपया। अब वो जो 6 रुपया बचा है ना, वो कंपनी को जब जरूरत होगी तब मंगाएगी। तो आप अलॉटी बन गए। अलॉटी बनने के 2 महीने के अंदर आपके घर पे सर्टिफिकेट आएगा, फिजिकल मोड में। ऑनलाइन में डीमैट में तो तुरंत आ जाता है, लेकिन फिजिकल मोड में कितना टाइम लगता है? 2 महीने में आपके घर पे सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट का नाम है शेयर सर्टिफिकेट। क्या नाम है? इस पर लिखा होगा दिस इज टू सर्टिफाई कि ये बंदा इतने शेयर्स का मालिक है, और तब आप बन गए शेयर होल्डर, तब आप बनते हो। सो फर्स्ट यू बिकम एप्लीकेंट, देन यू बिकम अलॉटी, एंड फाइनली यू बिकम शेयर होल्डर। और जब आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है, देन यू बिकम मेंबर, देन यू बिकम मेंबर। तो शेयर होल्डर और मेंबर दोनों सेम नहीं है। शेयर होल्डर वो जिसके पास क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन जिसका कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है नाम, वो कौन? आपके पास कॉलेज का आईडी है, लेकिन कॉलेज के रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, मतलब आईडी नकली। आईडी नकली है, यू आर नॉट द स्टूडेंट। तो शेयर सर्टिफिकेट है, लेकिन आपका कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, तो आप क्या बनोगे? मेंबर। समझ में आया? अब बचा कितना पैसा? 6 रुपया बचा। वो 6 रुपया कंपनी 2-2 रुपया करके 3 बार में मंगवा सकती है,
या फिर 3-3 रुपया करके 2 बार में मंगवा सकते हैं, या फिर पूरा 6 रुपया एक साथ मंगवा सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉल मनी। कौन सा मनी? कॉल मनी। तो 10 रुपया कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवाया, पहले कौन सा मनी? एप्लीकेशन। पहले कौन सा मनी? एप्लीकेशन। फिर कौन सा मनी? अलॉटमेंट। और उसके बाद जो भी बचा वो सब कॉल मनी। बट कॉल मनी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब आपको एंट्रीज में है। देखिए क्या लिखा है, 3 टाइप्स ऑफ शेयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। पहले कौन सा मनी? वो कब देना पड़ता है? कलेक्टेड विद एप्लीकेशन। उसके बाद अलॉटमेंट मनी, वो कब कलेक्ट होता है? कलेक्टेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं। और उसके बाद कॉल मनी कलेक्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बट एज पर द रूल्स। उसके कुछ रूल्स है कि 2 कॉल के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए, एक कॉल जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो सब थियरी में है, तो एज पर द रूल्स। और देखिए कॉल मनी 3 पार्ट में हो सकता है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, सेकंड कॉल 2 रुपया, और फाइनल कॉल मैक्सिमम 3 कॉल हो सकता है। उसका परसेंटेज का रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन का भी रूल है, कम से कम 5% मनी एप्लीकेशन पे होना चाहिए, वो परसेंटेज हम पढ़ लेंगे जीटीबी से, समझ में आ जाएगा। तो ये काम की चीजें ना, ये तीनों काम की चीजें हैं। शेयर्स के 3 प्राइजेस, सब्सक्रिप्शन 3 टाइप का, और मनी 3 टाइप का। 333 शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। शेयर्स कैन बी fully subscribed, undersubscribed. And 3 types of money to be collected are first application money, then and call. ठीक है। और लास्ट, आज जहाँ पे ये 14 नोट्स खत्म हो रहा है, कल वहां पे वो कंटिन्यू चलेगा। मैंने बात की शेयर 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 शेयर्स, तो अब पूछा जाता है शेयर्स के कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कितने टाइप्स है? 2। एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस। अब इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, उसके लिए हमको दोनों का डिस्टिंग्विश समझना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा प्रीकैप देता हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में आप सुनते हैं ना, शेयर बाजार आज बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, वो सब इक्विटी शेयर्स। जो हाई फ्लक्चुएशन होते हैं ना, जो मेरे एक दोस्त का एग्जांपल दिया जिसके 8 रुपए के शेयर्स का भाव 2 रुपया हो गया और 8,000 भी हुआ, 10,000 भी हुआ, वो कौन से शेयर्स? इक्विटी। रिस्क किसमें ज्यादा है? इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में हाई फ्लक्चुएशन नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स अगर 100 रुपए का है तो मार्केट में वो 105 हो जाता है, 95 हो जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर 100 रुपए का है तो वो 10,000 का भी हो जाता है और 1 रुपए का भी हो जाता है। और फिर भी पूरी दुनिया किसके पीछे भागती है? इक्विटी शेयर। क्योंकि बहुत जबरदस्त उसमें अगर लॉस हो सकता है तो जबरदस्त प्रॉफिट भी होता है। लेकिन उसके लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, थोड़ा कंपनी के पूरे बैलेंस शीट वगैरह, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के बाद इन्वेस्ट किया। तो 2 टाइप्स के शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कल मैं आपको, कल के लेक्चर में दोनों का डिस्टिंग्विश समझाऊंगा। और कल के लेक्चर में बॉयज आप लोग इक्विटी शेयर्स खरीदोगे और गर्ल्स आप प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोनों का एग्जांपल देके मैं कल समझाऊंगा। अभी आपको ब्रेक मिल रहा है पूरे 15 मिनट का, 15 मिनट्स का ब्रेक है। 15 मिनट के ब्रेक के बाद मैथ्स का लेक्चर है, मैम आने वाली है। एक मिनट स्टैचू इधर। हाँ, आज के मेरे 2 होमवर्क समझ गए आप लोग? क्या करना है बताओ? 2 वीडियोस देखने हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिखना है और ये 14 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके। और मैम आके आपको मैथ्स में बताएगी पढ़ाने के बाद उसमें क्या। यूट्यूब वीडियोस 15 मिनट के बाद वापस आ गए, 15 मिनट तक ब्रेक चला। और एक बार फिर से जिनको स्क्रीनशॉट लेना है बोलो।